देखो इस पे जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, इस पे क्या क्या लग रहा है। ये एक mg लग रहा है, दिख रहा है ना आपको लिखा हुआ। हाँ, यस सर। mg लग रहा है। और एक अगर हम बाइंड फोर्स की बात करें तो हमें वॉल्यूम से देखना पड़ेगा ना, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो उस फॉर्म में लेकिन यहाँ पे ये भी तो है कि पता नहीं इसमें भी टेंशन हो, तो आप ये टेंशन तो आपको पता नहीं है, तो आप ये सब कैसे कर पाओगे कि वेट और बायंसी को इक्वेट भी नहीं कर सकते। तो सबसे अच्छा है कि आप ऐसे सोचो, सिर्फ बायंसी के बारे में बात करते हैं तो कि ये अपथ्रस्ट फोर्स जो होगा वो F मान लेते हैं, जो हमें निकालना है। और इसके ऊपर जो प्रेशर आ रहा है यहाँ पे, इसके ऊपर जो प्रेशर आ रहा है वो कितने हाइट तक के लिक्विड की वजह से आ रहा है ये। तो डाउनवर्ड फोर्स क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर इंटू रो जी एच क्या हो गया, प्रेशर, और पाई आर स्क्वायर एरिया। तो एरिया इंटू रो जी एच फोर्स हो गया जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और ये अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और ये एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। अच्छा, तो अब जो बाइंड फोर्स होता है वो क्या होता है, ये वाला फोर्स F जो नीचे लगता है माइनस पाई आर स्क्वायर रो जी एच, ये होता है बाइंड फोर्स। और बाइंड फोर्स को और कैसे निकाल सकते हैं, बाइंड फोर्स को और कैसे निकाल सकते हैं बच्चों। हाँ, बाइंड फोर्स का होता है वॉल्यूम इनटू रो ऑफ लिक्विड इनटू जी, है ना, F माइनस पाई आर स्क्वायर रो जी एच, ये हो गया हमारा बाइंड फोर्स इक्वल टू वी रो जी। अच्छा, ये ऑप्शन है कि नहीं है देखना, पाई आर स्क्वायर रो जी एच वी रो जी। हाँ यार, ये तो ये होना चाहिए ना। ठीक है। अच्छा बच्चों, इसमें तो ये मैंने एम जी पाई आर स्क्वायर एफ, अच्छा अच्छा, ये गलत हो गया बच्चों। इसमें मैंने ये नहीं लिया, इसके टेंशन भी कंसीडर हो जाएगा ना, मैंने इसको इक्वेट, मैं इसको इक्वेट नहीं कर सकता था, सॉरी, ये नहीं होगा, यही होगा फिर एफ इक्वल एफ माइनस एफ जो कि अपवर्ड फोर्स, पाई आर स्क्वायर, एरिया, रो जी एच प्रेशर, कुल मिला के फोर्स डाउनवर्ड फोर्स। अब ये इसी को बोलते हैं बाइंड फोर्स। आपने अगर डेरिवेशन देखा होगा, तो डेरिवेशन में हमने क्या किया था कि जो भी लिक्विड का अपवर्ड फोर्स है और लिक्विड का डाउनवर्ड फोर्स का जो डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड बाइंड फोर्स। और बाइंड फोर्स का जो ऑल्टरनेट एक्सप्रेशन क्या आया था, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। तो वेट ऑफ द लिक्विड क्या होगा, इसका वॉल्यूम v है तो v वॉल्यूम का लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, और डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा लिक्विड की डेंसिटी से, तो मास आ जाएगा इनटू g, ये हो गया वेट ऑफ द लिक्विड। तो F इक्वल टू पाई इसका रो जी एच प्लस वी रो जी, यही है ना, यही है ना, रो जी वी और रो जी एच पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये है आंसर बच्चों, इसका आंसर डी है। ठीक है। तो ये आ गया हमारा इसका आंसर। इसमें भी कोई किसी को डाउट है, कोई कुछ अपना इनपुट डालना चाहता है इसमें। कोई डाउट, ये कैसे गलत हो गया, ये कैसे सही हो गया, या ऐसा कुछ पूछना चाहते हो, या पूरी तरह से कन्विंस्ड हो इसमें। आगे चले। यस यस सर। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे ये तो हमने कर ही लिया था, मतलब अब कुछ क्वेश्चंस, जैसे ये जेई 1995 का एक क्वेश्चन है, अगर आपको ये पढ़ा जा रहा है क्लियरली, नहीं पढ़ा जा रहा है, या पढ़ा नहीं पढ़ा जा रहा होगा मेरे ख्याल से फोन पे, अगर फोन पे हो अब तो, हाँ क्लियर है। हाँ जी।
तो इसमें देखो इन शॉर्ट आप लोग पढ़ते रहना, मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि ये डायग्राम से मैं बता दूं कि ये दो तरह का लिक्विड है, एक हायर डेंसिटी का लिक्विड है, एक लोअर डेंसिटी का लिक्विड है। H/2 हाइट के हैं, मतलब इतना इसका हाइट है। और अब एक सॉलिड सिलेंडर ऑफ लेंथ L, जो कि इसकी लेंथ H/2 से कम ही है, क्रॉस सेक्शन एरिया A/5 इज इमर्ज्ड इन सच दैट it floats with its axis vertical at the liquid interface with the L/4 in the denser liquid as shown in the figure. The lower density liquid is open to atmosphere having pressure P0. The density capital D of the solid is given by, तो हमें डेंसिटी ऑफ द ये जो ब्लॉक है, सिलेंडर है, उसका निकालना है, सॉरी सिलेंडर का। तो बच्चों देखो यहाँ पे किसी तरह का कोई स्ट्रिंग वगैरह कनेक्टेड नहीं है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये इक्विलिब्रियम में है और सीधा सीधा इसका जो वेट है, इसके वेट को बैलेंस कर रहे हैं बैंड फोर्स। अब सवाल ये उठता है कि बैंड फोर्स जो होगा वो नीचे वाला लिक्विड लगाएगा या ऊपर वाला लिक्विड लगाएगा या दोनों लगाएगा, ये मेरा सवाल है। देखो दोनों ही लिक्विड डिस्प्लेस हुए हैं, है ना, थोड़ी जगह थोड़ा वॉल्यूम उसका भी हटाया है और थोड़ा नीचे वाले का भी हटाया है। तो सीधा सीधा है कि जो वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा, जिसका भी वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा, वो अपनी जगह लेने के चक्कर में उसको बैंड ऊपर धकेलना चाहेगा, है ना, फॉरेन पार्टिकल को बाहर निकालने की कोशिश करेगा, तो वो भी लगाएगा, दोनों लगाएंगे इसमें, ठीक है। तो अब देखिए इसको करना कैसे है। अब देखो इसको दो तरीके से, कई बच्चे ऐसे भी सोच रहे होंगे कि यार ये बताइए कि जो नीचे से फोर्स नहीं लगाएगा, नीचे तो प्रेशर, जैसे ये जो हमारा सिलेंडर है इसमें नीचे फोर्स लगाएगा, वो तो ये लिक्विड 2D वाला लगाएगा जिसकी डेंसिटी 2D है ना, तो उसकी प्रेशर की वजह से अपवर्ड फोर्स होगा, है ना, और ये डाउनवर्ड फोर्स जो होगा वो नीचे वाले की वजह से होना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि जैसे इस लेवल पे मान लो ये जो लेवल है बॉटम, वो फ्री सरफेस से y2 डिस्टेंस पे है, तो कितना फोर्स लगाएगा, ये नीचे बॉटम पे देखो फोर्स लगा रहा है F2, वो कितना लगेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है A/5, और यहाँ का प्रेशर कितना है, तो प्रेशर क्या होगा, ये ऐसा क्वेश्चन हमने पहले प्रेशर का किया ना कि दो दो तरह के लिक्विड थे, तो प्रेशर यहाँ पे कैसे निकालते थे, या इसमें हम लोग मास्टर हैं, है ना, आप लोगों ने निकाल लिया है। तो पहले यहाँ से यहाँ तक का इस पे प्रेशर देखेंगे, यहाँ ऑलरेडी P0 प्रेशर मेंशन्ड है, और यहाँ पे प्रेशर होगा ρg, यहाँ का प्रेशर होगा P0 प्लस रो यानी कि D G H/2, यहाँ तक का प्रेशर होगा, ठीक है। नहीं ये हाइट कितना लिया है ये तो हमें पता ही नहीं है ना, फ्री सरफेस से, इसको y1 ले लेते हैं, तो y1 इतना प्रेशर होगा। हमेशा ऐसे ही लेना है क्या कि हाँ जिसकी जी। वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा, हम्म। जिसकी वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा बस वो एक्सर्ट करेगा, या फिर हाँ ऐसे भी जिसकी कह सकते हैं कि जिसके भी कांटेक्ट में आएगा वो ऐसे इस पे फोर्स लगा देगा। आ, तो कौन देखो एक बात बताऊं, कभी ऐसा हाँ बोलो। सर मतलब मेरे को ये पूछना था कि ये फर्स्ट लाइन में L इज स्मॉलर देन H/2, सर ये मतलब ये देने का रीजन क्या है? मतलब ऐसा ना हो कि अपना कब ऐसा होगा ना तो किसी एक ही लिक्विड में ना रह जाए, मतलब ये श्योर करने के लिए कि दोनों लिक्विड में इसका पार्टली एक लिक्विड में इमर्ज्ड हो और पार्टली दूसरे में, इसलिए इसको श्योर करने के लिए है। मतलब वैसे हो सकता है ना LH/2 से है तो मतलब एक में कंप्लीटली एक में भी आ सकता है इस हिसाब से, तो LH/2 अब इसका एग्जैक्टली जैसे डायग्राम तो दे दिया तो दिमाग तो वहीं चला जाता है। अब H/2 देने से हाँ इसका मतलब यही हुआ
कि ये किसी एक में भी रह सकता है, आप अगर चाहते हो। मतलब एक आंसर ऐसा भी आ सकता है कि नीचे वाला का कोई रोल ना हो और सिर्फ ये ऊपर वाले में डिप्ड हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इसने मेंशन किया हुआ 3L/4 लेंथ अपर लिक्विड में है और 1/4 पार्ट जो है इसका वो लोअर लिक्विड में डिप्ड है। तो इसी पे जाते हैं और बाकी कैलकुलेशन में शायद जब कोई एक्सप्रेशन आए तो वहां वैलिडिटी चेक करने के लिए इसकी जरूरत पड़े, ठीक है ना। ऐसे तो Yes. कोई बड़ा इशू नहीं लग रहा है। तो अब देखो बच्चों, अब हम लोग अगर हम प्रॉपर तरीके से चलें और फिर इसको हम लोग एक शॉर्ट कट में इसको भी तब भी उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले एक प्रॉपर मैकेनिज्म से चलते हैं कि अगर हमने देखा कि नहीं, ये तो मैं ठीक ही लिख रहा था ना बच्चों। यहाँ का प्रेशर, इस लेवल पे प्रेशर कितना होगा, इसकी हाइट टोटल कितनी है h/2 और यहाँ पे P0 है, P0 रो h/2 यहाँ का, ठीक है प्रेशर। और उसके बाद नीचे, इससे कितना नीचे हम लोग जाएंगे, इसके बीच में, दोनों रेड लाइन के बीच में क्या गैप है बच्चों, ये मेरे ख्याल से L/4 का गैप है ना। देख रहे हो पिक्चर में, क्लियर है। L/4 का गैप है दोनों के बीच में, जंक्शन और ये बॉटम के बीच में, क्योंकि 3L/4 पार्ट तो ऊपर है इसका, तो बचा L/4, तो L/4 हो गया। तो यहाँ का प्रेशर कितना हो जाएगा इस पॉइंट पे, ये जो नीचे वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ का प्रेशर हो जाएगा ये जो ऊपर इतना ये जो लिक्विड है, रो मतलब सॉरी 2D इंटू जी, और इसका H है L/4, ये एक्स्ट्रा ये हो गया प्लस ये वाला, कुल मिला के यहाँ का प्रेशर हो गया DG/H/2 प्लस 2DG L/4। ठीक है बच्चों, ये यहाँ का, ये क्लियर है, किसी को डाउट है इसमें। इस बॉटम हॉरिजॉन्टल रेड लाइन पे जो टोटल प्रेशर होगा ये होगा। ठीक है जी, किसी को कोई एतराज, कोई प्रॉब्लम? No, sir. ठीक है, तो ठीक है जी। तो यहाँ का ये प्रेशर हो गया, तो फोर्स क्या होगा, एरिया हमने A/5 ले लिया और ये सारा प्रेशर ले लिया। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करके वो कर लेते हैं, DH/2 और DH/2 प्लस DLG/2, ठीक है। और इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई कर दिया, F2 आ गया। अब ऊपर आते हैं टॉप पे, ठीक है। अब टॉप पे कितना ऊपर बच गया स्पेस, मतलब ये कितने हाइट तक लिक्विड है बताइए। L/4 नहीं, H-3L/4, ये जो है गैप, ये गैप है H/2 में से 3L/4 निकाल देंगे, इंटू डेंसिटी क्या है D इंटू जी, है ना, ये हो गया प्रेशर, इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है A/5। तो जो डाउनवर्ड प्रेशर है ये दिस मच है, ठीक है। अब अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड करेंगे तो ये अपवर्ड हो गया F2 माइनस F1, डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड, सॉरी अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड, नेट अपवर्ड फोर्स हो गया, जो कि इसके वेट को बैलेंस करने के लिए काफी होना चाहिए। और वेट को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, डेंसिटी इंटू बेस एरिया इंटू हाइट, है ना, ये हो गया हमारा मास इंटू जी, तो ये बैलेंस कर लेगा। अब F2 माइनस F1 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, F2 और F1 दोनों में A/5 है, तो यहाँ पे A/5 कॉमन ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे एक प्रेशर में बच्चों एक और प्रेशर आएगा ना, P0 आएगा ना, P0 हमने छोड़ दिया, यहाँ का प्रेशर भी तो आएगा, ठीक है। तो अब देखो मैं A/5 तो कॉमन ले रहा हूँ, F2 पहले लिख रहा हूँ। F2 का एक्सप्रेशन बताना बच्चों, P0 प्लस DG/H/2 प्लस DG/L/2, फिर F1 का माइनस कर रहा हूँ, F1 में क्या क्या है, P0 माइनस H/2 डेंसिटी, है ना, D, तो D/D H/2D G प्लस 3LD/4G इक्वल टू D कैपिटल D A/5
एल जी। देखो बच्चों a/5 तो कैंसिल हो गया है ना, यहाँ पी नॉट और ये पी नॉट भी कैंसिल हो गया। अभी DH/2 DGH/2 ये और ये कैंसिल हो गया, बचा क्या DGL/2 और 3LGD/4 कितना हो गया टोटल? DGL/2 कॉमन ले लेता हूँ तो 1 + 3/2 है ना, इक्वल टू LG। जी तो इसमें भी है, जी से जी कैंसिल हो गया, एक डी रह गया यहाँ पे, डी लिख दो। एल से एल कैंसिल होगा। अच्छा जी ले चुका हूँ मैं एक बार, तो काट देता हूँ। अब क्या करूँ बच्चों बताओ, डी इक्वल टू क्या होगा, डी बच गया इसका 2 बच गया और 3/5/2 बच गया, तो कुल मिला के क्या आ रहा है 5/4 टी है ना, तो ये 5/4 डी आ गया जी। ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक से चल के कर रहे हैं। क्या इसका डायरेक्ट भी हम लोग निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं, देखते हैं इसका। जो जितना वॉल्यूम फर्स्ट लिक्विड में है वो क्या होगा 3L/4 इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया A/5, ये हो गया वॉल्यूम, डेंसिटी हो गई D, ये हो गया G, ये हो गया वेट ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ लिक्विड, फर्स्ट पार्ट ऑफ लिक्विड की ये डेंसिटी हो गई, ठीक है। मतलब वेट हो गया। अब सेकेंड का क्या हो गया, सेकेंड का हो गया सेकेंड पार्ट ऑफ द लिक्विड का L/4 A/5, और बताओ जो डेंसिटी 2D इंटू जी, ये हो गया वेट ऑफ द सेकेंड लिक्विड इक्वल टू वेट ऑफ द सिलेंडर A/5, टोटल लेंथ है L, हाइट होगी और डेंसिटी हमने माना है कैपिटल D इंटू जी, तो A/5 A/5 A/5, ठीक है, जी 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 है ना, और एल एल एल, तो कैपिटल डी की वैल्यू क्या होगी 3/4 टाइम्स डी इधर और डी बाई, ये क्या था A/5 2D, तो D/2, क्लियर है। तो ये सॉल्व करके कितना आता है बच्चों, कितना आता है क्या 6 10D/8 5/4D आ गया। तो ये यस डायरेक्टली आ सर। गया कि वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस दोनों का निकाल लिया, और वही जो जैसा करते हैं, तो एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका आपको ये पूरा डेरिवेशन से। तो अब आपको इससे क्या होगा, इस पे थोड़ा आपका ट्रस्ट बनेगा कि हाँ डायरेक्टली हम ऐसे कर सकते हैं। तो आप ये तरीके, इस तरीके से आप सॉल्व करना है इसको, ठीक है, क्लियर है ना। चलते हैं आगे। देखो बच्चों ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अ वुडन ब्लॉक विद कॉइन प्लेस्ड ऑन इट्स टॉप floats in a water as shown in the figure. The distance L and H are shown there. After some time, the coin falls into the water. Then what will happen? मतलब ये प्योरली ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से ये कंसेप्चुअल है, लेकिन इसमें पूरा आपका वो लगेगा, आपने जो थ्योरी पढ़ी है उसकी समझ हो सकता है कि आपको सॉल्व करना पड़े मैथमेटिकली। जरा देखिए क्या हो रहा है। बताओ जी, ये कॉइन अगर नीचे देखो, कॉइन का साइज नेग्लिजिबल लेना है, बट इसमें मास है, वेट है, इसकी वेट से ब्लॉक ऐसे समझ लो कि इसकी वेट से ब्लॉक नीचे की तरफ पुश हो जाएगा, है ना, ज्यादा डूब सकते हैं। अगर इस पे से कॉइन हटा दोगे तो वो फिर क्या होगा, वही तो क्वेश्चन है ना। चलिए कोई बता सकता है
एक 30 सेकेंड्स दे रहा हूँ सोचने के लिए, उसके बाद मैं नाम से किसी को बुलाऊंगा, आप उसका फिर आंसर करना। सिद्धार्थ, तुमने क्या किया भाई टेस्ट में? 256। सर वो टाइम इस बार ज्यादा मिल गया ना, तो उसमें थोड़ा आराम से करो तो हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन मेरे भी को तो ज्यादा थे। हाँ, बट मेरे को वैसे हमेशा ना टाइम की प्रॉब्लम होती है फिजिक्स में। केमिस्ट्री के तो थ्योरेटिकली थे इस बार, तो वो तो मतलब याद ही करके वो हो रहे थे, लेकिन फिजिक्स में मेरे को हमेशा टाइम में ही प्रॉब्लम होती है, सॉल्व टाइम में नहीं हो पाते वैसे हो। गुड गुड। मैथ्स वाले में भी टाइम थोड़ा सा कम लग रहा था। मैथ्स का भी कर दिया? हाँ, उसमें मतलब ठीक आए हैं, ज्यादा वो नहीं है। हाँ। कैसा था क्वेश्चन बच्चों? जिन लोगों ने दिया है, कनिष्का कैसा लगा पेपर? फिजिक्स बुक टेस्ट था ना? सर अच्छा था। हम्म। तो फिजिक्स तो कित- काफी बढ़िया थी। केमिस्ट्री तो हमेशा ऐसी रहती है। सर मैंने फिजिक्स पहले कर ली सर, उसके बाद तो मेरा दिमाग ही थक गया था एक किस्म से, केमिस्ट्री करने में ही दिक्कत आ गई। हाँ, यस ये सब देखो, ये सब एक्सपीरियंस ना, ये सब चीजें ना नोट करना, किसके साथ क्या हो रहा है, इन सबको मिला जुला के आप अपनी आपकी स्ट्रेटेजी बनेगी कि आप एग्जाम में एक्चुअली कैसे करोगे। थकना भी नहीं है, कुछ ऐसा भी करना कि थोड़ा दिमाग एंटरटेन भी हो, मतलब आपकी एफिशिएंसी बना के रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अच्छा है, इस तरह तरह से टेस्ट से ऐसा ही होता है कि आप अपने आप को समझ पाते हो कि आप टेस्ट में कैसे, उस तरह के माहौल में आपका कैसा करेक्टरिस्टिक रहता है, आप कैसे बिहेव करते हो, कैसा परफॉर्म करते हो। तो ये सब चीजें डायरी में नोट करते रहना कभी। और देखो, डायरी में नोट करना वो मैं नहीं पूछूंगा, देखो क्या होता है ना, कई लोगों को कई बातें, छोटी छोटी बातें शेयर करने में ऐसा लगता है कि यार ये छोटी बात मैं बताऊं क्या, मतलब अच्छा नहीं लगता, ठीक है मत बताओ, लेकिन खुद को तो एड्रेस, खुद को तो बताओ कि यार ये प्रॉब्लम है, और मानो कि ये प्रॉब्लम है। मुझे कैलकुलेशन करने में कई बार ऐसा भी होता है कि 2 3 7 लिख देना, मतलब ऐसे छोटी छोटी बातों को आप नजरअंदाज मत करना, सबको नोट करके लिखना, और हर आने वाले पेपर में, अगले टेस्ट में इसको इस पे थोड़ा काम करके इम्प्रूव। देखो हमेशा एक बात याद रखना बच्चों, पूरी लाइफ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब प्रिपरेशन एक ऐसी चीज है ना, जो आप टैलेंट को भी ना ओवरकम कर सकते हो प्रिपरेशन से। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं, मेरे पास जितने बच्चे सब टैलेंटेड है, मतलब इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन मैं वैसे भी कह रहा हूँ कि अगर आप अपने से भी ज्यादा उसको, आपको अगर ऐसा लगता है, क्योंकि हर बच्चा, अच्छा बच्चा अपने आप को अंडरस्टैंड ही करता है, ऐसा मेरा मानना है, उसको हमेशा लगता है कि यार मैं थोड़ा और कर सकता हूँ, तो शायद मैं इतना अच्छा नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हमेशा याद रखना कि अच्छी प्रिपरेशन ना, अच्छी तैयारी मतलब सब पे भारी। ये सेंटेंस याद रखना, अच्छी प्रिपरेशन सब पे भारी। तो अच्छी तैयारी जो होता है ना, वो एक अलग चीज है, उससे बच्चा एकदम कहते हैं ना साइड से निकल जाता है आगे। तो हमेशा तैयारी अच्छी करना, चाहे वो किसी भी तरह की तैयारी हो। ठीक है जी, अब इस क्वेश्चन का आंसर करो बच्चों। सर इसमें एस्पेक्ट ऑफ थ्रस्ट का लेके चले कि वेट का सब हो कुछ जाए। सब कुछ सब कुछ लिख के चलिए बच्चे। अथर्स का हमेशा तो ध्यान दोनों रखना कम कि होंगे। हाँ दोनों। दोनों कम होंगे, एल और एच। सर अगर कॉइन गिर जाएगा तो वुडन ब्लॉक से वेट हट जाएगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल यही है, मतलब पूछने के पीछे लॉजिक यही है कि हम कॉइन हटा देते हैं, यानी कि इसको एक तरह से आपने पुश किया हुआ था अंदर की तरफ, आपने कॉइन हटा दिया, और कॉइन गिरने से ये आपको एज्यूम करके चलना पड़ेगा। कई बच्चे इसमें उलझ जाते हैं कि कॉइन का भी तो वॉल्यूम होगा, उसने उसने भी तो वेट डिस्प्ले वॉल्यूम डिस्प्लेस किया होगा। तो आप इसको ऐसा मत सोचना, कॉइन इसलिए कॉइन लिया है, और कुछ और भी बोल सकते थे, ब्लॉक भी बोल सकते थे, लेकिन कॉइन लेने के पीछे ये है कि जो वो वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा वो नेग्लिजिबल होगा। सर अगर कोई बड़ी चीज होती तो माइनस कर देते, मतलब जितना डिस्प्लेस हुआ और जितना उसने किया। हाँ उसको फिर डायमेंशन देना पड़ता ना, तो डायमेंशन ही दिया है तो इसका मतलब आपको पॉइंट कंसिडर करना है।
देखो शील, तुम्हारा क्या आंसर है? तो एक सेकंड। अच्छा चलो मिलके सोचते हैं। कॉइन गिर गया पानी में, ठीक है, क्या हो गया भाई? अब पहले इसका वेट ज्यादा था, तो इसके वेट को बैलेंस करने के लिए पानी का डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम भी ज्यादा होगा। मानते हो सब लोग? ज्यादा वेट को बैलेंस करने के लिए बाइंड फोर्स ज्यादा लगेगा। बाइंड फोर्स अपने आप को कैसे बढ़ाएगा? ज्यादा, अपने आप को ज्यादा डिस्प्लेस करके, मतलब बॉडी को अंदर आने देगा। ये होगा ना कि भाई जितना अंदर आएगा उतना ही ज्यादा ये फोर्स लगाएगा। ठीक है जी। तो अभी मान लेते हैं ये जो एल हाइट है इसकी, तो हमारा, और इसका बेस एरिया ए मान लो, तो ए इंटू एल इंटू रो ऑफ लिक्विड इंटू जी, ये वेट ऑफ द लिक्विड हो गया, जो कि टोटल मास को, इसका मास एम मान लेते हैं, इसका एम मान लेते हैं, एम प्लस एम इंटू जी को बैलेंस कर रखा था। ठीक है, अच्छा, ओके ओके। अब ये वेट कम होने से हमें बाइंड फोर्स कम चाहिए, ठीक है, कम चाहिए। तो ये जो ब्लॉक, ये जो सिलेंडर है, ये पानी से बाहर निकलेगा ना, हाँ या ना, कम डूबा होगा। तो इसकी जितनी पहले डूबी हुई थी अब उससे तो कम होगी ना, कम डूबी रहेगी। मानते हो ये बात? क्योंकि अब वो कम डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है, जो वेट है उसका कम हो गया, तो अब इसको बैलेंस करने के लिए लेस अमाउंट ऑफ थ्रस्ट फोर्स चाहिए। और क्योंकि और कुछ चीजें नहीं कर सकते हम लोग, सिर्फ वॉल्यूम ही चेंज कर सकते हैं, रो ऑफ लिक्विड ही चेंज कर सकते हैं, जी नहीं चेंज कर सकते। तो वॉल्यूम चेंज करने का एक ही तरीका है, बेस एरिया भी आप चेंज नहीं कर सकते। तो एक ही तरीका है कि आप इसकी हाइट को कम कर दो, यानी कि बाकी इसको बाहर निकाल दो, इसको, सिलेंडर को, ये लिक्विड बाहर फेंक देगा। बाहर फेंकने की कोशिश करेगा तो ये इसकी जो जितना पार्ट डूबा हुआ था वो कम हो जाएगा, दैट इज एल, एल गेट रिड्यूस्ड। एक चीज, अब जैसे मान लीजिए कि ये चीज यहाँ तक आ गई, ऊपर चला गया, तो इतनी जगह खाली हो गई ना बच्चों, इतनी जगह जब खाली हो गई तो पानी जो है ये जगह भरने के लिए आएगा। तो जब ये जगह भरने के लिए आएगा तो ये इधर से ऊपर का लेयर थोड़ा नीचे आ जाएगा, इधर से भी ऊपर का लेयर नीचे आएगा, तो इसको भरने में लग जाएगा। यानी कि ये जो पूरी हाइट ऑफ दी लिक्विड थी एच, वो भी अब रिड्यूस होगी। तो दोनों की दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए? डिक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, देवेश, कन्विंस्ड? यस सर। देखो बच्चों, इन मेकिंग एन alloy, a substance of specific gravity S1 and mass M1 is mixed with another substance of specific gravity S2 and mass M2. Then specific gravity of the alloy is, इनका क्या होगा, कैसे निकालते हैं बच्चों? तो जो डेंसिटी है वो क्या होनी चाहिए? टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। ठीक है, अब टोटल मास तो हो गया m1 प्लस m2। अब टोटल वॉल्यूम कैसे निकालें? तो m1 डिवाइड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी, पता ना, डेंसिटी ऑफ एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर। तो m1 अपॉन s1 ये हो गया वॉल्यूम, m2 अपॉन s2 ये हो गया दूसरे का वॉल्यूम। तो कुल मिला के ये टोटल वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट, वॉल्यूम ऑफ द सेकंड। तो m1 प्लस m2 टाइम्स s1 इंटू s2, ये बस इतना ही, ये तो मैच कर ही गया लगता है ना, ऐसे फॉर्म में देना आंसर। तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट है, concrete sphere of radius r has cavity of radius r which is packed with the sawdust. The specific gravities of the concrete and the sawdust are respectively 2.4 and 0.3 for this sphere to float with entire volume submerged underwater. The ratio of mass of the concrete and the mass of sawdust will be, ठीक है, ये एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है।
इसमें करें कि एक स्फीयर लिया हमने आर रेडियस का, उसमें आर रेडियस का कहीं भी कैविटी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कैविटी, चलिए आपके सिमेट्री के हिसाब से कर देते हैं, अंदर की तरफ आर रेडियस के एक, और इसमें ये लोअर डेंसिटी की चीजें हमने इसमें एक डस्ट फिल कर दिया। ठीक है, तो ये जो बाकी का पार्ट है इसकी जो डेंसिटी है वो गिवन है कितनी, 2.4, और इसकी डेंसिटी है 0.3। तो बच्चों आप लोग कर ही लोगे अब इसको। क्या करना होगा हमें, ये कंप्लीटली इमर्स्ड है, सबमर्ज्ड अंडर वाटर, तो वाटर के अंदर है ये पूरी तरह से, और ये स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है ना, ग्रेविटी मतलब डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, अब क्या करें बच्चों, ये पूरी तरह से अगर डूबा हो, इसका क्या मतलब है कि इसका जो टोटल वेट है और जो टोटल थ्रस्ट फोर्स है, अच्छा अब थ्रस्ट फोर्स किसके वॉल्यूम के अकॉर्डिंग लगेगा बताइए। ये पूरा का पूरा जो आउटर जो हमें बाहर से दिख रहा है जितना वॉल्यूम, उतना वॉल्यूम ये पानी डिस्प्लेस करेगा। तो बाइंड फोर्स कितना होगा बच्चों, बाइंड फोर्स विल बी 4/3 टाइम्स पाई आर क्यूब, है ना, इंटू रो ऑफ वाटर इंटू जी, ये हो गया बाइंड फोर्स। अब वेट फोर्स कितना हो गया, जो वेट फोर्स है वो होगा इसका वेट प्लस इसका वेट, तो इसका वेट कितना हो गया बच्चों, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो ऑफ वाटर इंटू डेंसिटी 0.3। आप समझ रहे हो ना, जब हम किसी स्पेसिफिक डेंसिटी को पानी की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो स्पेसिफिक डेंसिटी ना रह के वो डेंसिटी बन जाती है, एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। तो ये हो गया प्लस, अब बाकी कितना वॉल्यूम बच गया बच्चों, 4/3 पाई आर क्यूब में से आर क्यूब निकाल दिया तो बचा हुआ वॉल्यूम हो गया ये जो स्ट्रेट लाइन जिसमें डला हुआ है, इसकी डेंसिटी कितनी होगी, 2.4 टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, ये हो गया वेट ऑफ फोर्स जो डाउनवर्ड फोर्स है, और ये बाइंड फोर्स है। अब कंप्लीटली सबमर्ज्ड है तो इसका मतलब दोनों वेट, दोनों चीजें इक्वल होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इक्वेट कर दिया, इक्वेट करोगे तो क्या 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई, ठीक है, जी इसमें जी और जी गया, तो बचा क्या बच्चों, हाँ आर क्यूब टाइम्स रो ऑफ वाटर इक्वल टू आर क्यूब टाइम्स रो ऑफ वाटर इंटू 0.3 प्लस आर क्यूब माइनस आर क्यूब 2.4 इंटू रो ऑफ वाटर, ठीक है, क्लियर है, रो ऑफ वाटर रो ऑफ वाटर रो ऑफ वाटर, ठीक है। तो हमें निकालना क्या था, रेशियो ऑफ मास ऑफ दी, अरे यार चलो ठीक है, तो अगर रेडियस में हमें रेडियस का रेशियो मिल जाएगा तो वो भी मिल जाएगा ना, तो आर क्यूब यहाँ पे 0.3 टाइम्स आर क्यूब, यहाँ पे 2.4 टाइम्स आर क्यूब, प्लस 2.4 टाइम्स आर क्यूब, ठीक है, सही करो अभी तक। तो आर क्यूब माइनस दिस मच 1.4 टाइम्स आर क्यूब, ये माइनस, और ये कितना जगह बच्चों, और 2.1 टाइम्स आर क्यूब, राइट, ठीक कह रहा हूँ, भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होगा। अब आर क्यूब अपॉन आर क्यूब इज 1.4 डिवाइड बाय 2.1, ये तो हो गया इसका रेशियो, किसका रेशियो, रेडियस के क्यूब का। अगर मैं इसमें 4 टाइम्स आर क्यूब माइनस आर क्यूब और ये 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया मास ऑफ कंक्रीट पार्ट, और ये दोनों तरफ हमने
वो कर लिया। अब ये वॉल्यूम हो गया। अब डेंसिटी के लिए ऊपर नीचे डेंसिटी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2.4 एंड 0.3, ठीक है। ये हो गया 8.5 यानी कि 4 हो गया। ये हो गया मास ऑफ कंक्रीट अपॉन मास ऑफ डस्ट का रेशियो 4:1, वो चॉइस में है। ठीक है बच्चों, ये हो गया। ठीक है, आगे चलें। Yes, किसी को Yes, कोई sir. डाउट तो नहीं? ठीक है। अब बच्चों ये तरह का कंसेप्चुअली समझ लीजिए। क्यूबिकल block है is floating in a liquid with the half of its volume immersed in a liquid when the whole system is accelerated upwards with the acceleration g/3. The fraction of volume immersed in the liquid will be, अगर g/3 से ऊपर जाता है तो क्या होगा, जरा सोचो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इफेक्टिवली बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ जाएगा ना। जब ऊपर होता है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी ऐड हो जाता है, तो जी प्लस g/3 हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब वेट जो हमारा जो अब थ्रस्ट फोर्स है वो क्या हो जाना चाहिए? जो दोनों पे वैसे फर्क पड़ेगा, कोई फर्क पड़ना चाहिए कि नहीं पड़ना चाहिए? देख लेते हैं, एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि फर्क पड़ गया जी, और ये मान लेते हैं कि एक्स पार्ट अंदर चला गया। पहले कितना था? हाफ इमर्स्ड हाफ बाहर। तो हाफ इमर्स्ड हाफ बाहर था, तो इसका मतलब हो गया, अगर मैं क्यूबिकल है ना, तो लेंथ एल ले लेता हूँ, तो एल क्यूब पूरा वॉल्यूम का हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इनटू डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, नहीं डेंसिटी ऑफ द लिक्विड ले लेते हैं ना, इनटू जी। ये हो गया अब थ्रस्ट फोर्स, जो कि एल क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, देखिए वॉल्यूम डेंसिटी एंड जी, इसको बैलेंस कर रहा था। तो यहाँ से हमें इतना समझ आ जाता है कि जो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, वो हाफ ऑफ द डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। ठीक है ना। अच्छा जी, ये रिलेशन हमें पता लग गया। अब ये g/3 से अपवर्ड एक्सेलेरेट होने लग गया, और मैं मान लेता हूँ कि एक्स पार्ट्स, हाँ जी 1/8 होगा ना, L/2। देखता ये वाला, एक मिनट, L/2 का होल क्यूब था ना, ये कहना चाह रहे हो? नहीं, L का स्क्वायर इंटू L/2 ना बच्चे, ठीक तो लिखा है। देखो बेस एरिया तो सेम रहेगा L स्क्वायर और इंटू हाइट L/2। मैंने तो सीधा ऐसा कर लिया ना, हाफ ऑफ द वॉल्यूम डिप्ड। ओके सर। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग क्या करने वाले, वेट मान लीजिए एक्स पार्ट अंदर डूबा हुआ है, मुझे नहीं पता कि कितना हो गया, तो एक्स पार्ट डूबा हुआ है, तो नवेश बताओ कितना वॉल्यूम होगा जो अंदर होगा? एल स्क्वायर बेस एरिया इंटू हाइट एक्स इंटू रो ऑफ द लिक्विड इंटू जी, ये हो गया जी यस सर। प्लस g/3 ना, मतलब ऐड हो जाएगा इफेक्टिव। अच्छा, अब इक्वल टू, सर जी प्लस क्यों होगा, जी माइनस नहीं होगा, जी माइनस g/3? नहीं बच्चे, ऊपर जाते हुए ज्यादा वेट फील करते हो ना, या नीचे नीचे आते समय तो वेटलेसनेस जैसी चीज होती है ना, कम होगा। ऊपर जाते हुए ज्यादा होता है ना, सूडो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं। देखना, ये मान लो ये एक फोर्स ऊपर लग रहा है और एक फोर्स mg नीचे लग रहा है, ये ए से एक्सेलेरेट कर रहा है, तो F माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। तो F इक्वल टू क्या होगा? एम जी प्लस एम ए, यानी कि एम जी प्लस ए। तो ऊपर का एक्सेलरेशन ऐड हो गया ना जी में, जी प्लस ए हो गया। अच्छा एक बात बताओ, लिफ्ट से नीचे उतरते समय वेटलेसनेस हो सकती है या ऊपर जाते हुए? वेटलेसनेस का मतलब है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो रहा है ना? और वो नीचे आते हुए होता है, ऊपर जाते हुए नहीं, ऊपर जाते हुए ऐड होता है। कंफ्यूजन रहेगा क्या आज के बाद भी?
बताओ बच्चे, ऑब्जेक्ट की जगह क्या लिख दूं? हाफ ऑफ द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। फिर से बात वहीं की वहीं रहेगी बच्चों, लगता है। रो ऑफ लिक्विड, यहाँ जी की जगह यहाँ पे जी/3 ऐड होगा, तो जी प्लस जी/3, जी प्लस जी/3 पे गया, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? L/2, है ना? तो पहले भी यही था, इतना ही फ्रैक्शन डूबा हुआ था, अभी भी इतना ही फ्रैक्शन डूबा रहेगा। तो एक्चुअली दोनों पे बराबर का इम्पैक्ट आ रहा है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो बढ़ रही है इफेक्टिवली, वो लिक्विड के लिए भी बढ़ रही है, तो ब्लॉक के लिए भी बढ़ रही है, तो वेट भी बढ़ रहा है और इसका थ्रस्ट फोर्स भी बढ़ रहा है, तो अल्टीमेटली बात वहीं की वहीं रहेगी, तो नो चेंज। ठीक है, किसी को सवाल करना है इस पे? तो आगे चले। यस सर। सर अब देखिए ये जेई एडवांस का बहुत ही बढ़िया, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ये। मतलब यहाँ से आपका बायनेंसी फोर्स के बारे में जो रियल, मतलब उसको बैंड फोर्स का, जैसे मैंने आपको पढ़ाया है ना कि बैंड फोर्स एक्चुअली जितना स्ट्रेस दिया है, हालांकि मैं ऐसे करके भी निकल सकता था, वॉल्यूम डिस्प्लेस का वेट बैंड फोर्स होता है, बट ये क्वेश्चन ना आपके इस नजरिए को थोड़ा उस तरफ शिफ्ट कर देगा कि नहीं जी, बेसिक तरीके से जो निकालते हैं वो कितना जरूरी है इस तरह के जानना। अदरवाइज ये सारे जो पैसेज में सारे क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, वो तीनों क्वेश्चन नहीं हो सकते। ठीक है ना? तो जरा देखें ये क्या कह रहा है कि एक वुडन सिलेंडर है जिसका डायमीटर 4R है। ये जो ये है ना, ये आपका सिलेंडर है, इसका डायमीटर 4R है और हाइट h है, डेंसिटी ρ/3 है, इसके अपना होल ऑफ डायमीटर 2R। ये यहाँ पे एक होल है, ठीक है, और इस पे ये सिलिंड्रिकल ये रखा हुआ है ऐसे। ठीक है, तो फिर द लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो as shown in the figure। अब कह रहा है कि नाउ लेवल ऑफ द लिक्विड स्टार्ट्स डिक्रीजिंग स्लोली। ये जो H1 हाइट का जो आपका ये देख रहा हूँ, इसका लेवल डिक्रीज करना शुरू करते हैं। नाउ लेवल ऑफ द लिक्विड स्टार्ट डिक्रीजिंग स्लोली व्हेन द लेवल ऑफ लिक्विड इज एट हाइट H1 above the cylinder, the block starts moving up। now ये ऊपर मूव करना शुरू कर देता है, तो at what value of H1 will the block rise? अब कितने H1 की क्या ऐसी मिनिमम वैल्यू होगी जिसके बाद ये ब्लॉक राइज करना शुरू कर दे? ठीक है ना? तो आप लोग कैसे सोच रहे हो इसको? मैं आप मतलब आप एक बार थोड़ा इस पे वो करो, सोचो, उसके बाद हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। पूरा विजुलाइज करो सिचुएशन क्या है। ठीक है, ये मैं आपको सिचुएशन को थोड़ा सा रियलाइज कराऊं, या अगर देखो अगर हो जाता है तो ठीक है, अगर किसी को नहीं सिचुएशन समझ आ रहा है तो मुझसे पूछना, मैं आपको एक रियल लाइफ का एग्जांपल दूंगा, उसमें आप ये सिचुएशन देख सकते हो। अगर ये नहीं आता स्ट्रेट अवे तो आ रहा है समझ? कनिष्क यहाँ पे बैंड फोर्स कैसे निकालोगे? सर इसकी सिचुएशन समझ नहीं आ रही कुछ। ओके, ठीक है, सो चलो शुरू करते हैं इसका। सब कुछ डायग्राम भी मैं नया बना देता हूँ इसमें। देखो आपने वो 2.5 लीटर वाले या 1.5 लीटर वाले बड़े कोक की बोतल देखी है? तो उसमें कैसे होता ना, बेस कुछ ऐसा सा नहीं होता, यहाँ नीचे थोड़ा सा गड्ढा होता है जिसमें वो लास्ट के 2-4 बूंद बच जाते हैं।
को यहाँ Yes, पे sir. पढ़ा रहते। अच्छा, तो अब ऐसा सोचो कि एक बड़ा सा आपके पास ये सिलेंडर है जिसकी कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से है, ये और ये होल है ऐसे, ऐसा है, ठीक है ना। ये हवा है, अगर खाली होता तो यहाँ से कुछ गिराओ तो यहाँ से निकल जाएगा जी, ठीक है। इस तरह का ये है, इस शेप का हमारा कंटेनर है, ठीक है। अब ये इस पे अपने ये जो वुडन वो कह रहे हैं वो आपने रख दिया, ये उसका बेस हो गया। और ये है बच्चों, ठीक है। ये है तुम्हारा रियल पिक्चर। अब कुछ समझ आया? नहीं? यस सर। अब पानी का भी कलर मैं चेंज कर देता हूँ। लिक्विड सपोज करो यहाँ तक फिल्ड है, ठीक है। अब जरा सोच के बताओ बच्चों, ये जो आप अंदर सर्कल देख रहे हो ना, दो सर्कल बेस, ये और ये, तो इसके कौन सा हिस्सा डूबा होगा पानी में, बताओ। डूबा हुआ हिस्सा बताओ जो पानी के कांटेक्ट में है। ये जो हिस्सा देख रहे हो आप, यही होगा ना जो पानी के कांटेक्ट में होगा, यस और नो? यस सर। अच्छा, पानी को भी मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है। अब बताइए, अगर मैं यहां से व्यू करता हूं तो मुझे एक बेस एरिया नजर आएगा, उसमें यहाँ तो इतने में तो एयर है और इतने में लिक्विड नजर आ रहा है। तो अब इसका फोर्स और बैलेंसी कैसे निकालना? फोर्स और बैलेंसी निकालना थोड़ा सा लग रहा है कि आप ऐसे निकाल पाओगे। देखो, मैं बेसिक फंडे से चलूं तो यहाँ पे ये जो ब्लू पोर्शन है, जो पर्पल पोर्शन है, वहां पे बैंड फोर्स, जो प्रेशर की वजह से, लिक्विड के प्रेशर की वजह से अपवर्ड फोर्स लगेगा, और इसका जो इफेक्टिव एरिया निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, पाई टाइम्स कितना बता, डायमीटर 4r, तो 2r होगा ना, तो ये हो गया 2r और ये हो गया r, तो पाई टाइम्स 2r का होल स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ये हो गया ये शेडेड पोर्शन जो है ना, ये या फिर ये कह लीजिए। तो इफेक्टिव एरिया हमारा आ गया 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, 3 पाई r स्क्वायर आ गया, है ना इफेक्टिव एरिया। अच्छा, इतने पे लिक्विड का प्रेशर यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे आते हैं, लिक्विड का प्रेशर ये तो हो गया, एक तो h डिस्टेंस यही हो गया, h हाइट, और एक h1 ये हो गया लिक्विड का, तो h प्लस h1 हो गया, यहाँ का प्रेशर हो गया P इक्वल टू रो टाइम्स G टाइम्स H प्लस H1, ठीक है। तो अगर मैं इस एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो रो टाइम्स G टाइम्स H प्लस H1 इंटू 3 पाई r स्क्वायर, ये हमारा एक अपथ्रस्ट मतलब अपवर्ड फोर्स लगेगा, अपथ्रस्ट नहीं बोलूंगा मैं अभी, अपवर्ड फोर्स लगेगा, ठीक है। तो एक डाउनवर्ड फोर्स भी लगेगा डैश, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिक्विड का प्रेशर लगेगा नीचे की तरफ, लेकिन ये पूरे एरिया में लगेगा क्योंकि पूरे में कांटेक्ट, पूरे के कांटेक्ट में है ये,
तो वो क्या हो जाएगा, पाई टाइम्स 2r का होल स्क्वायर, एरिया हो गया इनटू हाइट हो गया h1 इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो वगैरह, ठीक है। ये हो गया डाउनवर्ड फोर्स बच्चों। तो नेट अपवर्ड फोर्स कितना हो गया बताइए। देखो स्टार्ट टू राइज अप का क्या मतलब है कि मतलब दोनों जस्ट अभी बैलेंस हुए हैं, बाइंड फोर्स और वेट फोर्स। तो बाइंड फोर्स हमारा हो गया दिस माइनस दिस, ठीक है, इक्वल टू वेट। अब बताओ बच्चों वेट कैसे लिखूं, वेट फोर्स से डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, वो कैसे लिखूं, तो पाई टाइम्स 2r का स्क्वायर दैट इज 4r स्क्वायर इंटू डेंसिटी रो बाई 3 इंटू हाइट h, है ना। ये हो गया हमारा वेट फोर्स। तो वेट फोर्स और इन दोनों को इसका नेट फोर्स कर लेते हैं, अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड। तो नेट अपवर्ड हो गया हमारा रो 3 पाई आर स्क्वायर रो जी एच प्लस 3 रो जी पाई आर स्क्वायर h1, ठीक है, इक्वल टू 4 बाई 3 पाई आर स्क्वायर रो इंटू एच, ठीक है बच्चों। तो क्या क्या कैंसिल कर सकता हूँ, रो पाई, ठीक है। जी भी कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे जी था ना, यहाँ पे जी। तो क्या लिखूं बच्चों, 3 टाइम्स आर स्क्वायर, और क्या है ये, और रो कैंसिल कर जाएगा एच, और -4/3 आर स्क्वायर एच, ठीक है, इक्वल टू -3 रो आर स्क्वायर h1, ठीक है बच्चों। कौन सा बड़ा है यार, ये तो नेगेटिव कैसे आ रहा है, सर वो रो बाय 3 है 4/3, उधर। हाँ तो सर 3, डेंसिटी उसकी सिलेंडर की रो बाय 3 है। एक सेकंड बच्चों, एक मिनट ना मानी रही। हाँ जी बच्चों क्या कह रहे थे, हमने 3 पाई आर सिलेंडर स्क्वायर, की डेंसिटी। हाँ तो ये रो बाई 3 लिखे तो है, उसी से तो कैलकुलेट किया था, 4/3 नहीं 4/3। सर वहां पे नहीं लिखी ना सॉल्व करते टाइम। जाने तो बेटा, आरु जाने तो फिर भी सुनो मेरी बात। HG 4/3, अच्छा ये H1 है, एक तो H1 है ना, H1 तो एक ही है, एक मिनट रीचेक करो, तो ये तो 3 पाई आर स्क्वायर हो गया, और रो जी एच प्लस H1 3 पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई आर स्क्वायर रो जी एच प्लस 3 पाई आर स्क्वायर रो जी H1। अच्छा यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, ओहो एक चीज गड़बड़ हुई, कैलकुलेशन हमने ठीक से नहीं किया। हाँ जी बच्चों, तो मैंने क्या किया है, दिस फोर्स जो अपवर्ड फोर्स है माइनस डाउनवर्ड फोर्स, नेट बैंड फोर्स यहाँ लिख दिया, ये हो गया अपवर्ड फोर्स एंड दिस इज डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू वेट फोर्स,
ठीक है, तो अगर आप इन दोनों को पहले आपने सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस पाई आर स्क्वायर रो जी एच वन आ गया। 3 पाई आर स्क्वायर रो जी में यहाँ पे 4/3 पाई आर स्क्वायर रो जी एच वन ये है। तो या तो मैं ऐसा करता हूँ कि हाँ ठीक है, फिर एक बार तो लिख ही देता हूँ रो जी एच इक्वल टू 4/3 पाई आर स्क्वायर रो जी एच। ठीक है, अब मैं इसको इधर भेज देता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ। तो 3 माइनस 4/3 कितना होता है? 3 माइनस, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ 3 माइनस 4/3, बाकी सब कुछ सेम है, पाई आर स्क्वायर रो जी एच इक्वल टू, जब ये चीज इस तरफ आएगी तो नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, पाई स्क्वायर रो जी एच वन। ठीक है, पाई स्क्वायर रो जी जी। तो 9 माइनस 4 कितना होता है बच्चों? 5/3 एच इक्वल टू एच वन। ठीक है, ये हमारा क्या गया? वो हाइट है। ऐसा है ऑप्शन में 5/9 5h/3। ठीक है, आई बात समझ? तो यहाँ पे क्या हम बैंड फोर्स का वो फॉर्मूला लगा सकते थे बच्चों, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। अगर बहुत डेप्थ में सोचे ना और बिल्कुल ये सिचुएशन विजुलाइज हो जाए, तब एक बार को हम ऐसा सोच सकते हैं, तब भी सोच सकते हैं वॉल्यूम, क्योंकि यार ऊपर तो पूरा बेस कवर कर रहे हैं पानी और नीचे 1/3 से 4 कितना कर रहे हैं 3 है 1/3 हाँ 3/4 सिर्फ कवर कर रहा है ऊपर। तो इसमें क्या हम वो चीज लगा सकते हैं हितेश? इसको बैंड फोर्स से करा जा सकता है डायरेक्ट? सर पता नहीं सर, करना तो नहीं चाहिए, लेकिन प्रेशर वाले से वही रहेगा, थोड़ा सेफ साइड पे चलना। नहीं वैसे जरा सोचो ना, अगर हो सकता तो हम वैसे कर लेंगे ना, लेकिन उसी चीज को तो तोड़ने के लिए क्वेश्चन फ्रेम किया गया है कि जो इस तरह की सोच है कि ये होता है, उसके लिए तो ये क्वेश्चन डिजाइन हुआ है। वॉल्यूम वाले से आ ही नहीं सकता। फोर्स से अगर करने की कोशिश भी करेंगे तो उसका वॉल्यूम इमर्स तो उतने का उतना ही रहा, सिलेंडर का, उसका तो चेंज ही नहीं हुआ, हाँ वैसे तो देखा जाए तो कोई, तो फिर वो तो वही तो जीरो बात ही है। आ जाएगा अगर सोचे तो। हाँ, क्योंकि वो एक्चुअली है ही नहीं वो, उस तरह से मतलब आप कर ही नहीं सकते जी, मतलब कोई तरीका नहीं है कि आप वॉल्यूम डिस्प्लेस लिक्विड से आप इसको करो। आपको ये ऐसे ही चलना पड़ेगा, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, है ना, पाथ यस सर। चेंजर। ठीक है, अब मैंने आपको ये करा दिया, अब आपको ये करना है आप सबको। चलिए रजिस्टर निकालिए, पेन निकालिए और शुरू हो जाइए। उसी का कॉन्टिन्यूटी में है ये क्वेश्चन कि अगर ब्लॉक इन द अबव क्वेश्चन इज मेंटेन्ड एट द पोजीशन बाय एक्सटर्नल मींस, ऊपर जा रहा था ना, उसको ऊपर से प्रेस करके ऐसे लोअर करके रखा होगा और फिर पानी अब नीचे आ गया, H2 बेस से H2 हाइट पे आ गया और अब फिर से वो फोर्स रिड्यूस टू 0। तो हाँ अब हमें द हाइट H2 व्हेन एक्सटर्नल फोर्स, हाँ अब हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है नाउ, देयर इज नो नीड टू अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स। तो बताइए क्या हो रहा होगा यहाँ पे, H2 कैसे निकालोगे? अब तो और बढ़िया सिचुएशन आ गया, अब तो आप बैंड फोर्स के बारे में सोचो कैसे निकालोगे। मानसी समझ आया लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट? अभी पहले वाले ही करना है, मतलब पहले वाले ही आ रहे हैं, लास्ट नहीं आ रहा। मतलब ये वाला आ गया ना जो हाँ सामने सर, दिख ये रहा तो है। अब देखो साइड वॉल पे प्रेशर लगने से ऊपर की तरफ तो फोर्स लगेगा नहीं,
है ना, और इसके टॉप पे कोई लिक्विड है नहीं, तो ओनली फोर्स द लिक्विड कैन एक्सर्ट ऑन दिस, वो नीचे से जितना भी एरिया कांटेक्ट में है उसी के ऊपर जो ये वाला पोर्शन था ना, अब मेरा सिर्फ ये वाला फोर्स जो है ना, अपवर्ड फोर्स, ये सिर्फ काम करेगा, है ना, ये सिर्फ अपवर्ड फोर्स काम करेगा, डाउनवर्ड फोर्स जैसी कोई चीज है ही नहीं लिक्विड की वजह से, क्योंकि लिक्विड इसके ऊपर है नहीं। क्या कहते हो? ठीक है, लेकिन इसमें भी H और H1 की जगह क्या हो जाएगा, H प्लस H1 की जगह क्या हो जाएगा, सिर्फ H2। तो ये एरिया कितना है था, 3 पाई आर स्क्वायर नीचे का, तो इसका जो बेस एरिया है जो कांटेक्ट में है वो 3 पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, और तो प्रेशर हो गया, प्रेशर यहाँ पे कितना हो गया, ये बेस एरिया हो गया, मतलब एरिया और इनटू प्रेशर, तो प्रेशर कितना हो गया, रो GH2। ठीक है, ये हो गया कुल मिला के फोर्स। ये फोर्स बस इकलौता यही फोर्स बच गया है जो लिक्विड इसके ऊपर लगा रहा है, और इसके पूरे सिलेंडर के वेट को बैलेंस किया होगा। तो पूरे सिलेंडर का एरिया क्या होगा, पाई टाइम्स 2r स्क्वायर यानी 4 पाई आर स्क्वायर इनटू, इसकी हाइट कितनी गिवन थी, h ना, पाई आर स्क्वायर इनटू h, वॉल्यूम हो गया, इनटू डेंसिटी रो बाई 3 हो गया, इनटू g हो गया। तो रो जी पाई आर स्क्वायर, तो 3 टाइम्स H2 इक्वल टू 4/3 टाइम्स H, है ना, तो H2 इक्वल टू क्या होगा, 4/9H। ठीक है, क्या ठीक है बच्चों? अच्छा, इफ कह रहे हैं कि इफ हाइट H2 वाटर लेवल्स फर्दर डिक्रीज देन क्या होगा, अगर इससे भी नीचे आने लग जाए तो सोच पा रहे हो? नहीं सर, एक बार आप दोबारा बता दो। अच्छा, ये सेकंड पार्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ, ये बताओ। नहीं फिर आप जो ये भी बता दो। अच्छा, देखो मैंने क्या किया, देखो इसके ऊपर कोई लिक्विड नहीं है ना, तो कोई डाउनवर्ड फोर्स होगा नहीं, नो सर। अब सिर्फ यहाँ पे प्रेशर एग्जर्ट होगा, ये जो ये वाला पार्ट है यस ये, जी। तो वहां पे प्रेशर, पहले इस लेवल पे प्रेशर निकालो, इस लेवल पे प्रेशर ये होगा ना, रो GH2 है ना, रो GH2 ये प्रेशर होगा, और कितने एरिया पे लग रहा है ये प्रेशर, 3 पाई आर स्क्वायर पे, इसका एरिया निकालोगे 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई आर स्क्वायर आ गया। ये हो गया अपवर्ड फोर्स। इस अपवर्ड फोर्स का काम क्या है, इसके वेट को बैलेंस करना, और इनटू एरिया 3 पाई आर स्क्वायर कर दिया इक्वल टू वेट। वेट के लिए क्या हुआ, पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम कितना हो गया, पाई टाइम्स 4r स्क्वायर यानी 2r इसका रेडियस था ना, तो इनटू हाइट इसकी तो h है, इसको हमने बैलेंस कर दिया। ठीक है, और इसकी डेंसिटी ये तो गया, ये इसकी डेंसिटी रो बाई 3 थी इंटू जी, तो इसको सॉल्व करके 4h/9 आ गया H2 हमारा। ठीक है, अब कह रहे कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे कि हाइट को ना फर्दर नीचे जाने देते हैं, तो क्या होगा उसके बाद, कभी ये ऊपर सिलेंडर विल नॉट मूव अप एंड रिमेन एट इट्स ओरिजिनल पोजीशन, या कुछ हो रहा है। अब देखो जी, सीधी सीधी बात है, हमारा जो ये जो सिचुएशन आया है, ये तो कम होने से रहा, ये तो इतना ही रहेगा। अब आप H2, अब ये जो पूरा वेट है H2 के प्रोपोर्शनल है,
है ना। अगर आप H2 को बढ़ाओगे नहीं तो ये फोर्स तो बढ़ेगा नहीं और वेट को आप उठा नहीं सकते, है ना। ये उठाने के लिए है, मतलब लिफ्ट करने के लिए। और लिफ्ट करने का फोर्स इससे, अगर ये तो इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए जो आया है मेरे वैल्यू, अगर मैं इससे भी कम कर दूंगा तो ये इतना कम हो जाएगा और वेट हमेशा, वेट विल बी मोर देन दिस। तो कभी भी आप ये ऊपर नहीं उठा सकते। अगर पानी का लेवल नीचे जाता है तो फिर हमारे पास कभी भी इतना सफिशिएंट बैंड फोर्स नहीं होगा कि इसको ऊपर उठा पाएंगे, ठीक है ना। तो इसका सीधा आंसर हो गया, सिलेंडर विल नॉट मूव अप एंड रिमेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है ना। चाहे आप जितना मर्जी आप लिक्विड लेवल को नीचे लाओ, ठीक है। डन बच्चों। तो ये इस क्वेश्चन को 10 में से कितने नंबर दोगे आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में, आपके मतलब विजुअलाइजेशन को इसने चैलेंज किया या उस तरह से, या आपने कॉन्सेप्ट को भी चैलेंज किया, अगर एक तरीके से सिर्फ कॉन्सेप्ट को पढ़ें उसको भी चैलेंज किया, तो 10 में से कितने नंबर दोगे आप उसको? सर अच्छा क्वेश्चन था काफी। 10 आउट ऑफ 10। मैं तो करूँ, मैं होता तो 11 देता उसको लेकिन स्केल 10 है तो 10 है, ठीक है। तो देखो इससे ये भी समझ आ रहा होगा आप लोगों को, ये जो एग्जाम है पर्टिकुलरली ये IIT एडवांस का क्वेश्चन है, तो इस एग्जाम का मिजाज क्या है ना, ये क्या चेक करता है, क्यों ये दुनिया का टफेस्ट एग्जाम माना जाता है। ये टफेस्ट नहीं है, ये कहता है कि आप कॉन्सेप्ट को ना बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से समझो, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। कोई ऐसा फंडा फैक्चुअल चीजें नहीं पूछते, हाइड्रोजन तक का एटॉमिक नंबर आपको पेपर में दे देते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन, ठीक है। ओके बच्चों, अब हम लोग ये तो उस पे बेस्ड क्वेश्चन हो गया जी, जितना सीखना था आप लोगों को मतलब काफी हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग ये था हाइड्रोस्टैटिक्स कर रहे थे हम लोग, जिसमें लिक्विड रेस्ट पे था, ठीक है ना। अब हम लोग हाइड्रोडायनेमिक्स में स्विच कर रहे हैं। हाइड्रोडायनेमिक्स का मतलब होता है जो लिक्विड फ्लोइंग है। हाइड्रो का तो सीधा मतलब समझ रहे हो, जो पानी का फ्लो कह लीजिए आप। तो ये कई तरह के फ्लो होते हैं और हमें फ्लो से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ना है। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो, लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, आप सब अपने वॉशरूम के टैप में आप इस तरह का फ्लो देखते हैं, ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि आप अगर पानी मिक्स कर रहे हो, आपने खोला, बहुत तेज खोल दिया, तो आप साथ में खड़े हो तो आपके ऊपर भी छींटे आने लग जाती हैं, है ना। नल यहाँ पे खुला है, आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है। पानी सपोज टू बी गो डाउन लाइक दिस, है ना, कंटेनर में, लेकिन आप यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, इधर भी, दीवार पे भी छींटे पड़ सकते हैं, ठीक है। इट ऑल डिपेंड्स कि आपने कितना प्रेशर और आपने कितना ओपन किया इसको। तो वो टर्बुलेंट फ्लो होता है ना, कि पानी बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है, कंट्रोल वे में फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसके कुछ मैंने आपको ये डेफिनेशन, या आप देखिए स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है जो हमें पढ़ना है। स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ अ लिक्विड इज दैट फ्लो इन विच ईच एलिमेंट ऑफ द लिक्विड passing through a point travel in the same path and with the same velocity as the preceding element passes through that point, ठीक है। अब क्या है कि मतलब इसमें आपको ऐसे देखना है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर कोई भी लिक्विड का कोई भी पार्टिकल आएगा तो उसके डायरेक्शन और स्पीड प्री डिसाइडेड होगा। मतलब वहां जब जब वो पार्टिकल वहां पे आएगा तो उसको वही डायरेक्शन और वही स्पीड मिलनी है, वो वहां से चला जाएगा, फिर दूसरा आएगा उसी पॉइंट पे, तो उसकी वेलोसिटी और डायरेक्शन फिक्स, मतलब स्पीड एंड डायरेक्शन फिक्स होगी। तो अगर प्री डिसाइडेड
वेलोसिटी एक पार्टिकल की पर्टिकुलर पोजीशन पे है, फ्लोइंग लिक्विड के किसी पार्टिकल की, तो समझिए वो स्ट्रीमलाइन फ्लो है, ठीक है। और अब लेमिनार फ्लो में देख लीजिए, ये लिक्विड फ्लोइंग ओवर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। देखिए जो रिवर में जो फ्लो होता है या सर डैम एक बार पे वो जो देखो, स्ट्रीमलाइन वाला दिखा दो। देखो मैं इसको ऐसे डायग्राम में यस दिखा सर। दूं। जैसे मान लीजिए ये फ्लो है, ठीक है। अब मान लीजिए कुछ ऐसे पॉइंट्स बना लीजिए, और आपको पता है कि इस पॉइंट पे कोई भी पार्टिकल जब आता है ना, इधर से फ्लो करता हुआ, तो यहाँ पे वो उस पार्टिकल की जो वेलोसिटी का जो वो है वो इस तरफ है, इतना ही मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे है वो इतना मैग्नीट्यूड और इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे है वो इस डायरेक्शन में है और इस मैग्नीट्यूड का है। तो ये पार्टिकल तो आगे मूव कर जाएगा, जो दूसरा पार्टिकल इसकी जगह लेगा उसका भी यही वेलोसिटी होता है। ये हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो का होता है। हालांकि मैंने इसमें दिखा दिया कि इधर मैं जस्ट इस पे फोकस कर रहा हूँ कि कैसे किसी पॉइंट पे डायरेक्शन फिक्स रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि पानी इधर जा रहा है, इस इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन है वो, यहाँ के बाद फिर से इधर टर्न ले लेता हूँ, कुछ पता नहीं, ठीक है। तो ऐसे फ्लो को हम स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं, ठीक है। आप जैसे पाइप का फ्लो होता है ना, पाइप में पानी फ्लो करता है, आप उसको स्ट्रीम लाइन फ्लो मान सकते हैं, ठीक है ना। तो वो एकदम कंट्रोल डिसिप्लिन्ड कहते हैं ना, डिसिप्लिन फ्लो ऑफ लिक्विड, उसको हम लोग स्ट्रीमलाइन कहते हैं, ठीक है। तो हमें इसी के बारे में पढ़ना है। बाकी तो फ्लो को आप लेमिनार फ्लो, मैंने जैसा कि बोला कि ये स्टडी फ्लो है एकदम, जैसे वहां पे दिखाई देता है ना, आपने कई मूवीज में भी देखा होगा, डैम डैम जो डैम बने होते हैं वहां पे एकदम एक ऐसे पतली सी लेयर, मतलब उस डैम के लेवल से जरा सा ऊपर से एकदम बड़े स्मूथली पानी का फ्लो होता रहता है, ठीक है। तो वो भी एक क्या ऐसे गिरता रहता है पानी, बहुत स्मूथ, है ना। वो हमारा लेमिनार फ्लो है ना। और लेमिनार फ्लो बिल्कुल ऐसे आप देखोगे कि वो लेयर वाइज लेयर है। जैसे आप मान लो कि एक नीचे एक लिक्विड लेयर है, उसके ऊपर एक लिक्विड का लेयर है, उसके ऊपर एक लिक्विड का लेयर है, और हर लेयर अपनी एक फिक्स स्पीड से मूव करते थे, उसको लेमिनार फ्लो बोलते हैं। टर्बुलेंट फ्लो, कोई पता नहीं कौन से किसके किस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहे हैं, है ना, ऑर्डर नहीं है इसका कोई, तो वो टर्बुलेंट फ्लो है। अब देखिए ये चीज डिसाइड करने के लिए पता नहीं आज भी मैं सरप्राइज हूँ कि ये रेनॉल्ड जी ने कैसे ये नंबर डिसाइड किया, मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई, बट ठीक है। ये नंबर मतलब मुझे उसको फॉर्मुलेट कर दिया, ये बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी आज तक कि भाई ये कैसे करते हैं, बट हाँ तो ये इन्होंने खैर फॉर्मूला दे दिया, तो कोई नहीं। अगर आप एक किसी पाइप में जिसका रेडियस आर है, पाइप का रेडियस आर है, क्रॉस सेक्शन एरिया, और उसमें अगर आप कुछ के ऐसे थोड़ा सा पॉपुलर हो गया। अब आते हैं जब अब पाइप फ्लो, एक बार हमने पाइप फ्लो के बारे में सोच ही लिया, और हम लोग यहाँ पे 0 to 2000 नंबर के बीच में पूरी पढ़ाई करेंगे, जो बचे हुए कॉन्सेप्ट्स हैं वो 0 to 2000 के। हाँ जी, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि अगर एक पाइप फ्लो है, जैसे कि मैंने ये पाइप बना रखा है, इसमें जो दो ब्लू पोर्शन देख रहे हो आप, है ना, एक यहाँ पे ये पार्ट और एक ये पार्ट, इस गलत फहमी में मत रहना कि सिर्फ लिक्विड यहाँ और यहाँ है, इसके बीच में भी वो सेम लिक्विड है और क्वांटिटी में फिल्ड है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी में लिक्विड कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा का पूरा लिक्विड क्वांटिटी में है, फ्लो कर रहा है, ये फ्लोइंग स्टेट में है, आप जस्ट इसको ऐसे इमेजिन करिए। और वी हैव जस्ट फोकस्ड ऑन 2 parts ऑफ दिस लिक्विड, मतलब इसे कट जो फ्लोइंग लिक्विड
का जो ट्यूब है उसमें से हमने एक पोर्शन ऑफ ट्यूब काट लिया है और उसके दो पोर्शन पे, एक इनिशियल जिसमें देखिए यहाँ पे ये वाला पार्ट ऑफ लिक्विड पे फोकस कर रहे हैं और दूसरा ये वाले पर, है ना। मतलब लिक्विड पूरे में भरा हुआ है बट हम लोग यहाँ पे जस्ट फोकस कर रहे हैं। क्यों फोकस करें, इनमें क्या कॉमन है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो फिलहाल तो इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी क्या कहती है, और ये रिलेटेड टू सिर्फ इस केस में नहीं है, सिर्फ लिक्विड फ्लोइंग के केस में नहीं है, फ्लूइड के केस में। मतलब यू कैन अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट टू एयर, या मतलब गैसेस, मिक्सचर गैसेस, कुछ किसी भी इस तरह की चीज में भी आप लगा सकते हो। मैंने इन जनरल जैसे तूफान, हवा, है ना, ये इनमें भी आप लगा सकते हो। आपने जरूर ये रियलाइज किया होगा कि दो बड़े बिल्डिंग के बीच में, बहुत हाई राइज बिल्डिंग के बीच में, जैसे आप किसी ऐसे मॉल वॉल पे चले जाइए जहाँ पे 3-4 मॉल से एक साथ हों, तो बीच में जो बीच का जो पोर्शन होता है, बीच का जो खाली जगह होती है, उसमें आप खड़े हो जाओ तो हमेशा आपको ऐसा लगेगा कि बहुत तेज हवा चल रही है ना। तो या आप जैसे दिल्ली में जैसे घर बने होते हैं तो रो वाइज रोज, तो सबका जो बैक पोर्शन होता है, उसमें बीच में जो बैक गली होती है, उसमें कहीं कभी खड़े हो जाओ तो आपको बहुत तेज हवा, जबकि आप बाहर ओपन में आओगे तो कोई हवा नहीं चल रही होती है, लेकिन उस कॉरिडोर में उसमें चले जाओ तो आपको बहुत तेज हवा चलती हुई लगती है, और बाकी वहाँ पे हवा फास्ट मूव कर रही होती है। तो ये सब चीजें इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी से रिलेटेड है। तो इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी कहता है कि अमाउंट ऑफ लिक्विड या फ्लूइड एंटर्ड इन अ पाइप इन अ जोन पर सेकेंड, जितना भी एंटर करेगा उतने ही सेकेंड में, यानी सेम 1 सेकेंड में उतने ही उसको बाहर भी भेजना पड़ेगा। क्योंकि आप ऐसे सोचो ना, ऐसे सोचो कि मान लीजिए कि एक पाइप है, ठीक है, एक पाइप का बहुत बड़ा पोर्शन, आप बहुत बड़े पाइप का एक छोटा सा पोर्शन आप इस पे फोकस करो। आपको पता है कि इसका 200 ml इसकी कैपेसिटी है, ठीक है। अब पानी इधर से आके 10 ml जगह बनाने के लिए इसको 10 ml यहाँ से निकालेगा ना, है ना, तभी तो, क्योंकि इसकी तो फिक्स्ड वॉल्यूम है, फिक्स्ड वॉल्यूम है, तो फिक्स्ड वॉल्यूम में जो चीजें जगह लेंगी, जितनी जगह लेंगी उतनी इसको इससे इनसे खाली करना पड़ेगा, तभी तो चलेगा, ये कॉन्टिन्यूस फ्लो होगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल सिंपल सा यही कॉन्सेप्ट है कि जगह भर जब खाली होगी तो भरेगी, या भरनी है तो उसको खाली करनी पड़ेगी। तो इस जो अमाउंट है, दैट इज मास ऑफ द फ्लूइड और लिक्विड एंटर्ड पर सेकेंड, है ना, एक एंड से जितना एंटर करेगा दूसरे एंड से उतना ही बाहर जाएगा। इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी, मतलब कि ये एक तरह से कांस्टेंट रहेगा, है ना, एंटिंग और लिविंग, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं। तो ठीक है जी। अब जरा ये मान लीजिए कि एक पाइप का ये पोर्शन नैरो है और ये पोर्शन थोड़ा वाइड है, तो वाइडर पार्ट और नैरोअर पार्ट में आपने कई बार ऐसे रियलाइज किया होगा बच्चों, जब आप पौधों में पानी पाइप के थ्रू या गाड़ी धोते समय या कभी आप पाइप को, ये हर बच्चा खेलता है इस तरह की, जिसमें आप पाइप को प्रेस करके करते तो पानी दूर तक जाता है, स्पीड अप हो जाता है ना। पाइप का अगर मुंह थोड़ा बंद कर दिया आपने प्रेस करके या जैसे, तो जैसे जैसे वाइड ओपन करोगे तो फ्लो बिल्कुल, एक तो टर्म उसमें आ जाता है, मतलब स्ट्रीमलाइन हो जाता है, और फ्लो स्लो हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो, मान लेते हैं कि यूनिफॉर्म पाइप नहीं है, तो यहाँ पे मास एडजस्ट करने में देखिए वॉल्यूम, अगर आपको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड चाहिए, तो अब नैरो पार्ट में तो आप इसको, क्योंकि बेस एरिया आपका कम है, तो आपको ये लॉन्ग लेंथ लेनी पड़ेगी,
और उतने ही वॉल्यूम को वाइडर पोर्शन में एडजस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वाइडर पोर्शन में आपको, क्योंकि बेस एरिया ज़्यादा है तो इसकी हाइट कम लेनी होगी, है ना। तो ये इसी वजह से डायग्राम में ये थोड़ा आपको लेंथ ज़्यादा लग रहा है, यहाँ पर लेंथ कम लगेगा। तो अब जरा सोचो कि यहाँ पे v1 स्पीड से t टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, एक लेयर जो एंटर करेगा t सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, डेल्टा x1, दैट इज डेल्टा x1 इज वेलोसिटी v1 इनटू टाइम t सेकेंड्स के अंदर इतनी लेंथ कवर करेगा। तो ये हमारा एक तरह से हाइट ऑफ द सिलेंडर हो गया। और बेस एरिया क्या है, बेस एरिया क्या है बच्चों, a1। तो यहाँ पे मास कैसे लिखोगे, मास एंटर्ड, है ना, मास एंटर्ड कितना हो गया, वॉल्यूम के लिए पहले लेंथ कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी इनटू टाइम, ये लेंथ हो गया, इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया, बेस एरिया, वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मास हो गया। तो लेंथ एरिया डेंसिटी, लेंथ इनटू एरिया वॉल्यूम, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है, और वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इज मास। तो मास एंटर्ड इन t seconds थ्रू वन एंड इज दिस मच। अब इतना ही मास बाहर भी निकलेगा, इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी कहता है। तो मास इजेक्टेड कितना होगा, मास इजेक्टेड इज, यहाँ पे v2 स्पीड है, तो v2 इंटू टाइम सेम है, हमेशा याद रखिएगा सेम टाइम में, तो v2 इंटू टी लेंथ हो गई, इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया a2 है, वॉल्यूम हो गया, इंटू डेंसिटी मास हो गई, है ना, इन t सेकेंड। तो मास इजेक्टेड इन t सेकेंड, मास एंटर्ड इन t सेकेंड must be same according to equation of continuity. So we can write as v1 into t a1 rho equal to v2 into t a2 into rho। तो t और t कैंसिल हो गया, रो और रो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि a1 v1 इक्वल टू a2 v2, ये हमारा क्या होगा, इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी का एक जनरल फार्मूला होगा, ठीक है। लेकिन मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी में मास इंपॉर्टेंट है कि वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आधे में लिक्विड कुछ और होता है इधर, और इधर कुछ और लिक्विड होता है, तो अब दूसरे लिक्विड से इस दूसरे लिक्विड को हम प्रेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या मैटर करेगा, मास या वॉल्यूम, थोड़ा सोच समझ के आंसर करना। तो इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी को मास से डिफाइन करना अच्छा रहेगा या वॉल्यूम से डिफाइन करना अच्छा रहेगा, से करना चाहिए सर, इससे, मास से। अच्छा ओके। और किसी की कोई राय? मेरे हिसाब से वॉल्यूम इज द बेस्ट वे टू यू नो गिव्स दिस थ्योरी कि भाई इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी वाली थ्योरी ना वॉल्यूम पे सही फिट होती है, क्योंकि हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं फॉर अ सेम लिक्विड, तब तो आप मास बोलिए चाहे वॉल्यूम बोलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर डिफरेंट लिक्विड आ जाता, मतलब आधे में कोई और लिक्विड है और डेंसिटी का इसमें, तो एक बात बता बच्चों, जगह भरनी है ना, जगह मतलब वॉल्यूम से रिलेटेड है, जगह उतनी खाली होनी चाहिए जितनी जगह भरेगी, ठीक है ना। तो पर वो एरिया के अकॉर्डिंग डिफर नहीं करेगी। हाँ, तो मान लो देखो ना, मैं कह रहा हूँ कि 100 ml पानी डाला, एक जैसे एक पाइप, ठीक है, सपोज करो अब ये 200 ml है, ठीक है, और इसमें पहले से पानी भरा हुआ वाटर, ठीक है। अब मैं एक पाइप कनेक्ट करता हूँ और इसमें ऑयल है, ठीक है, और इसकी डेंसिटी अगर 1 है तो इसकी डेंसिटी 1.5 है। अब मैं इसको ज्वाइन कर दिया और मैंने 1 सेकंड, और इसकी स्पीड जो भी है, जितने भी स्पीड से मैं इसमें इंजेक्ट करूंगा इस पाइप के इस पोर्शन में इस लिक्विड को यानी ऑयल को, तो वाटर क्या होगा, अगर मान लीजिए हाफ पोर्शन तक ले गया इस ऑयल को, इतना आधा भर दिया,
तो ये आधी जगह बनाने के लिए कितना वाटर बाहर निकलेगा, है ना। जितने में ये देखो रेड पोर्शन है, इतना ही यहाँ से वाटर निकल जाएगा, वो इधर से नीचे आ जाएगा, उतना ही वॉल्यूम का आएगा, मास का नहीं आएगा। क्योंकि देखो ना 100 ml वॉल्यूम हमें एडजस्ट कर रहे हैं, तो 100 ml वाटर का मास क्या होगा, 100 ग्राम होगा, ठीक है ना। और लेकिन 100 ग्राम ऑयल का मास कितना होगा, ठीक है, 150 ग्राम होगा। तो मास कहाँ सेम आया, मास तो 100 ग्राम वाटर को निकाल के 150 ग्राम मास आया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इट इज वॉल्यूम इज मोर इम्पोर्टेंट देन मास है, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी में। तो इसको कई बार वॉल्यूम से भी डिफाइन करते हैं और बोलते हैं कि अमाउंट ऑफ वॉल्यूम एंटर्ड एंड अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, है ना, इजेक्टेड आउट मस्ट बी सेम इन अ यूनिट टाइम, ठीक है बच्चों। तो A1V1 इक्वल टू A2V2, ये बेसिकली क्या है, अगर आप इसको ध्यान से देखो, अगर डेंसिटी आप हटा दो, डेंसिटी को कंसिडर ना करो, तो क्या हो गया ये ये चीज क्या है, A1V1 को अगर आप टाइम से मल्टीप्लाई करते हो दोनों तरफ सेम टाइम से, तो क्या आया ये एरिया इंटू लेंथ, देखो वेलोसिटी इंटू टाइम लेंथ हो गया, तो वॉल्यूम हो गया ना, ये भी वॉल्यूम हो गया, तो वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम। अब दोनों तरफ फिर से टाइम से डिवाइड कर दो, टी कैंसिल हो गया, तो बनता है हमारा A1V1 इक्वल टू A2V2। बेसिकली A1A2 इक्वल टू A2V2 इज रेट ऑफ वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है, बी मींस यहाँ पे वॉल्यूम, रेट ऑफ वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम का रेट, वॉल्यूम इसको हम लोग वॉल्यूम स्पीड भी बोल सकते हैं, है ना। स्पीड मतलब वो वाला स्पीड नहीं, डिस्टेंस मतलब कितना वॉल्यूम पर सेकंड चेंज आ रहा है या निकल रहा है या एंटर कर रहा है, वो तो वॉल्यूम पर सेकंड इसका यूनिट होता है, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे देख सकते हो। अब इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी पे बात आई गई है, तो क्वेश्चंस भी होंगे इस पे, है ना। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन है। ये MNR एक मोतीलाल नेहरू रीजनल कॉलेज यूपी में है, ये काफी फेमस रीजन मतलब जो होता है ना, जैसे IITs, उसके बाद NITs, और उसके साथ पैरेलल चलता है रीजनल कॉलेजेस इंजीनियरिंग के, काफी IIT के बाद का नंबर आता है। तो उसमें क्वेश्चन पूछे, काफी बढ़िया नहीं है बल्कि बेसिक क्वेश्चन है। Two water pipes of diameter 2 centimeter and 4 centimeter are connected with a main supply line. The velocity of flow of water in the pipe 2 centimeter diameter is, two water pipes diameter 2 or 4 are connected with the main supply line. Velocity of flow of water in the pipe 2 centimeter diameter is, ये क्या बात हुई वैसे, कोई नहीं, देखो बच्चों कुछ कर सकते हैं, क्वेश्चन समझ आ रहा है। यस सर। बताइए आंसर क्या आएगा फिर। तो मेन सप्लाई जो है ना बच्चों, मेन सप्लाई तो हाँ जी बच्चों, तो मतलब ये मतलब कि रेडियस डबल हो रहा है, तो सर एरिया 4 टाइम बढ़ेगा। ठीक है, एरिया में और इसमें यही रिलेशन है स्क्वायर का। तो अब बताओ,
देखो, तो दोनों केस में सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड पर सेकेंड जाना है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक का एरिया इनटू स्पीड और दूसरे का एरिया इनटू स्पीड, यानी कि सेम वॉल्यूम हो गया। ये हम लोग क्या कंजर्व कर रहे हैं, वॉल्यूम पर सेकेंड कंजर्व कर रहे हैं ना, मतलब इक्वेट कर रहे हैं। तो एक का एरिया A1 है और इसमें स्पीड V1 है, तो दूसरे का एरिया A2 और स्पीड V2, ठीक है। तो इसे इक्वेट कर देंगे, है ना। दोनों में सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड सप्लाई हो रहा है पर सेकेंड, तो इसलिए इसको इक्वेट कर देते हैं। तो एक का एरिया हो गया, एक का डायमीटर का स्क्वायर D1 V1, दूसरे का D2/2 का स्क्वायर V2। एक दूसरे का डबल है, तो D2 को ट्वाइस ऑफ D1 लिख दें, तो ये D1 कट गया, ये 1/4 V1 हो गया, ये 2 भी कट गया, ठीक है, ये V2 हो गया। तो जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा बच्चों, उसकी स्पीड ज्यादा होगी, है ना। इसका यही मतलब होता है ना, A V इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी को ऐसे समझ सकते हो कि भाई V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जो स्मॉलर दी या नैरोअर पार्ट होगा उसमें स्पीड ज्यादा होगी। तो अभी वो दो बिल्डिंग के बीच में खड़े होने का कॉन्सेप्ट समझ आया। दो बिल्डिंग के आप बीच में हो, तो ये बाहर तो पूरा ओपन होता है और यहाँ आते ही लिक्विड को नैरो पार्ट से गुजरना पड़ता है। तो नैरो पार्ट में आते ही उसकी स्पीड जो है बढ़ जाती है। इसलिए आपको ऐसी जगहों पे ठंडक भी लगता है कि जैसे हवा तेज चल रही होती है, और ये इसका फंडा है, ठीक है। चलिए अब आइए, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम कंजर्व रहना चाहिए, हमेशा याद रखिएगा। अब यहाँ पे एक इस तरह का क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा बेसिक क्वेश्चन है। An incompressible liquid flows through a horizontal tube as shown in the following figure. The velocity of V of the fluid is देखिए ये अननोन है ना, ये सारा नोन है। तो देखिए एंटर का करने का स्पीड ये है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, यहाँ पे भी एरिया ए ही है, स्पीड भी है, यहाँ पे एरिया 1.5 है। तो आप कैसे इक्वेट करोगे बच्चों? तो एंटर का पार्ट ये है, लीव का पार्ट ये दोनों है ना। तो क्या करेंगे मानसी बताओ? एरिया इंटू स्पीड 3, ये एंटरिंग वाली है, और लीविंग वाली टोटल कितनी हो गई? एरिया इंटू 1.5 प्लस यहाँ का एरिया है 1.5 टाइम्स ए इंटू वेलोसिटी v। तो ए तो 3 इक्वल टू 1.5 प्लस 1.5 v, तो 1.5 इक्वल टू 1.5 v, तो v इक्वल टू 1 ना। ठीक है बच्चों, क्लियर है? आगे चलूं? ओके जी, ये इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी अभी समझो कि एक जस्ट बहुत बेसिक हुआ है, मतलब इसका रियल एप्लीकेशन तो यही आप कि भाई वॉल्यूम कंजर्व करना आप सीख ले। तो इसका ये जब इसका जो सही यूटिलाइजेशन है वो बर्नौलीज के साथ, ये कहते हैं ना IIT प्लस IM डेडली कॉम्बिनेशन, बर्नौलीज इक्वेशन और ये इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी जो कॉम्बिनेशन होता है उससे सवाल खतरनाक हो जाते हैं। तो देखिए बर्नौलीज इक्वेशन क्या है, ये किस बारे में है? तो बर्नौलीज इक्वेशन एनर्जी के बारे में जब हम डिस्कशन शुरू कर देते हैं, एक लिक्विड एक पाइप में जब लिक्विड का फ्लो होता है और पाइप में फ्लोइंग लिक्विड को जब हम स्टडी कर रहे होते हैं और उसका हम अगर एनर्जी कंसिडरेशन भी शुरू कर देते हैं, तो वहां पे आता है बर्नौलीज इक्वेशन, यानी कि इसमें हम एनर्जी भी कंसिडर करेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप देखोगे कि जैसे एक पाइप है, मान लीजिए ग्राउंडेड है, ग्राउंड पे है और एक पानी बड़े आराम से फ्लो कर रहा है ना, एक स्पीड मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड से यहाँ पानी का फ्लो कर रहा है। आपने पाइप को ऐसे धीरे से उठा के कि गार्डनिंग के मतलब वाटरिंग कर रहे हो आप गार्डन में, तो आप खड़े हो गए, आपने हाथ में पाइप लिया
और थोड़ा ऊपर करके आपने पानी डालना शुरू कर दिया। अब जैसे ये पाइप को ऊपर करोगे दूसरे एंड को, तो स्पीड में फर्क आ जाएगा। जबकि देखो इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी के हिसाब से तो जितना आएगा उतना ही जाना चाहिए और सब ठीक है, वो यहाँ भी चलेगा। लेकिन ऐसा ऊपर करने से और क्या क्या फर्क पड़ेगा, प्रेशर का डिफरेंस वगैरह वगैरह, ये सार मतलब जो स्पीड है बेसिकली उसमें कैसे फर्क पड़ेगा, वो सब हमें बर्नौलीज इक्वेशन में देखना है। और बहुत आपको ऑब्वियस लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि आपको बर्नौलीज इक्वेशन आपके ऊपर वैसे डाल दिया कि अब आप पढ़ लो। ये बिल्कुल जो अब वर्क पावर एनर्जी वगैरह में कॉन्सेप्ट पढ़े सब उस पे ही सारा डिराइव हो जाएगा। देखिए इसमें हम लोग एक वो कर लेते हैं, एक ही पेज में हो जाएगा तो मैं यहाँ कर लेता हूँ। देखो ऐसे समझ लो कि ये एक रेफरेंस हॉरिजॉन्टल लाइन है और यहाँ पे इट्स अ पार्ट ऑफ अ पाइप है ना, ये एक पाइप का पार्ट है जिसको हम लोग अंडर कंसिडरेशन ले रहे हैं और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, इसका A2 है। और यहाँ पे जो पाइप का देखो पानी जो फ्लो कर रहा था उसके पीछे पानी का प्रेशर होता है, तो लिक्विड का हर एक स्लाइस दूसरे स्लाइस पे क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जैसे होता है ना कि करंट का फ्लो तब तक नहीं होता जैसे पोटेंशियल डिफरेंस ना हो, तो एक तरह का प्रेशर है पोटेंशियल प्रेशर, उससे से यहाँ पे एक मतलब पीछे का जो लेयर है लिक्विड का वो अगले लेयर पे प्रेशर एक्सर्ट करता है, इस वजह से फ्लो चलता है। तो यहाँ का प्रेशर मान लीजिए P1 है और वो आपको पता ही है प्रेशर हमेशा क्या करता है, अपने सामने वाले लेयर पे हिट करता है। तो ये पीछे का लिक्विड है वो अपने सामने के जो हमारा जो पार्ट ऑफ कंसिडरेशन है उसके ऊपर उसके एंड पे इधर ऐसे पुश करेगा पीछे वाला लिक्विड। अब यहाँ पे जब इस एंड पे आएंगे तो इसके जो आगे लिक्विड है वो लिक्विड इस पे अंदर की तरफ प्रेशर डालेगा कि तू वापस जा, है ना। ये अगले वाले पे आगे डालेगा तो पिछला वही एक्शन रिएक्शन वाला फंडा है ना। तो ये इसके ऊपर, तो इस पोर्शन पे पीछे की तरफ प्रेशर लगेगा P2, इस पोर्शन पे आगे की तरफ लगेगा प्रेशर P1। ऑब्वियसली P1 ज्यादा होना चाहिए P2 से, है ना, अगर ये हॉरिजॉन्टल होता तो। पता नहीं, देखते हैं क्या होता है ना। अब देखिए ये H1 हाइट पे है और ये H2 हाइट पे है, तो इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी तो फॉलो हो गई हो, जितना वॉल्यूम एंटर करेगा उतना ही वॉल्यूम यहाँ पे, उतना ही पार्ट यहाँ से लीव करेगा। तो शेडेड पोर्शन इज द पार्ट एंटर्ड एंड लिविंग पर सेकेंड। तो यहाँ V1, तो V1 इंटू टी इसकी लेंथ हो गई, A1 इसका क्रॉस सेक्शन हो गया, तो वॉल्यूम कितना हो गया A1 V1 T। यहाँ का वॉल्यूम होगा A2 V2 इंटू टी। डेंसिटी रो है, डेंसिटी रो है, सेम लिक्विड फ्लो कर रहा है। तो ये देखा जाए तो इसको एक छोटा सा पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लीजिए, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ से उठ के यहाँ चला गया, तो कितने हाइट ऊपर चला गया, है ना। ये हाइट ऊपर चला गया, जो एक मीन डिस्टेंस ले रहा हूँ मैं, H2 माइनस H1 हाइट ऊपर चला गया। तो इसको ऊपर लिफ्ट करने में क्या होगा, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करना पड़ा होगा, है ना। और यहाँ की स्पीड V1 है, यहाँ की स्पीड V1 है और यहाँ की स्पीड V2 है। तो और एक छोटे से पार्ट को आप कंसिडर करो तो इट हैज सम मास, और इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर करो, इसके पास स्पीड भी है, तो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो आपको ऐसे समझना है, आपको सहूलियत होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, समझने में, कि जो पार्ट अभी आप यहाँ देख रहे हो ना, हालांकि ये साइमल्टेनियसली यहाँ पे निकल रहा होता है, लेकिन मैं इसको ना ऐसे रिवर्स सोचता हूँ, मैं ऐसे सोचता हूँ कि ये पार्ट कभी ना कभी तो यहाँ जाएगा ना, है ना। तो इसी को मैं सोचता हूँ कि ये वाला चीज, ये वाली जो मतलब ये वाला जो टुकड़ा है लिक्विड का, वो कभी ना कभी यहाँ पहुंचेगा। तो इसी को मैं यहाँ समझता हूँ, टाइम को वो कर देता हूँ कि जितना टाइम लगेगा बीच में टाइम को कट करके मैं इसको इसी को वहां पहुंचा देता हूँ सेम टाइम पे, ऐसा समझ लो। तो हमें पता है मोस्ट फेवरेट और मतलब बहुत ही जेन्युइन फॉर्मूला है
वर्क एनर्जी थ्योरम है, मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर किसी में आप ऑब्जर्व करते हो तो इट मस्ट बी वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, है ना, वेदर इट इज इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ जी, ये फाइनल स्टेट है, ये इनिशियल स्टेट है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं हाफ, मास तो सेम ही रहेगा, क्या कहते हो? यस सर। ठीक है, तो मास डेल्टा मास ले लेता हूँ, छोटा सा टुकड़ा है मास का, तो डेल्टा एम, फाइनल स्पीड है v2 स्क्वायर, इनिशियल है v1 स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू वर्क डन बाई, अब देखिए वर्क कौन कौन कर रहा है, कौन कौन से फोर्स से लग रहे हैं, एक तो फोर्स ड्यू टू प्रेशर और एक है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना, तो ग्रेविटी जो वर्क कर रही है उसका नेगेटिव होगा या वर्क डन बाई ग्रेविटी पॉजिटिव लोगे, यहाँ पे ये देखना है, एक चीज को आप उठा के एक लोअर हाइट से अपर हाइट पे लेके जा रहे हो तो ग्रेविटी नेगेटिव वर्क करेगा पॉजिटिव वर्क करेगा, बताओ बच्चों, ये सबको समझ आ रहा है बच्चों, ये कन्विंस्ड हो इस बात से ना कि डेल्टा एम यही मास का टुकड़ा यहाँ पहुंचेगा, वॉल्यूम सेम ले रहे हो तो मास भी सेम होगा ना क्योंकि डेंसिटी सेम है, ठीक है, तो वर्क डन बाई, ये जो प्रेशर है यहाँ पे हाई प्रेशर होना चाहिए क्योंकि ये पुश कर रहा है उसको, तो P1 इंटू एरिया 1 यू गेट फोर्स, ठीक है, और कितना डिस्प्लेस कर रहा है इसको, V1 इंटू टी डिस्टेंस है, V1 इंटू टी डिस्टेंस है, तो फोर्स हो गया इंटू V1 इंटू टी, ये हो गया वर्क डन बाई दिस प्रेशर, और ये मोशन के अलोंग करा रहा है तो ये पॉजिटिव वर्क डन होगा, ठीक है, और ये काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में हेल्प कर रहा है, और दूसरा जो प्रेशर होगा उल्टा है, मतलब वो P2 इंटू A2 V2 इंटू टी, ये अगेंस्ट लग रहा है तो नेगेटिव इसका डायरेक्शन होगा, तो नेगेटिव वर्क डन हो गया, मतलब फ्लो के अगेंस्ट आप फोर्स लगाओगे तो नेगेटिव वर्क डन हो गया, ऊपर से ग्रेविटी जो वर्क करेगी वो नेगेटिव करेगी क्योंकि वो हमेशा डाउनवर्ड लग रहा होता और मास ऊपर की तरफ जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट हो गया फोर्स, तो अगेन नेगेटिव, तो माइनस ऑफ डेल्टा एम जी H2 माइनस H1, ठीक है बच्चों, बस ये हो गया जी। अब देखो बच्चों ध्यान से सुनो, A1 V1 T ये क्या है, वॉल्यूम है, A2 इंटू A2 V2 T ये भी क्या है, वॉल्यूम है, हाँ ना तो बोलो, यस सर, और इसी का वॉल्यूम है, इसको डेल्टा V मान लेते हैं, तो अगर मैं दोनों तरफ वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं एक्सप्रेशन में दोनों तरफ डेल्टा V से, P1 A1 V1 T अपॉन डेल्टा V माइनस P2 A2 V2 T अपॉन डेल्टा V माइनस डेल्टा M अपॉन डेल्टा V G H2 माइनस H1, तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी हो गई ना ये चीज, तो हाफ इंटू डेंसिटी V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, A1 V1 T इक्वल टू A2 V2 T, ये इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी से हमें पता है और डेल्टा V के बराबर ही है, ये पूरी चीज को इससे कट कर देते हैं, ठीक है बच्चों, यहाँ लिख दूं क्या, सिंस A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2, सो ये T से भी वही हो गया, ठीक है, अब यहाँ पे क्या बच गया P1 माइनस P2, और यहाँ पे ये भी डेंसिटी हो गया रो G H2 माइनस H1, तो अगर आप इसको खोल के लिखो ना तो हाफ ऑफ रो V2 स्क्वायर, और यहाँ P2 इधर आ गया, माइनस था ना राइट साइड में तो लेफ्ट में P2 हो गया, माइनस रो जी H2 इधर माइनस है तो इधर आके रो जी H2 आ गया, तो सारे 2 वाले एक तरफ कर दिए, अब बच गए 1 वाले, तो हाफ रो V1 स्क्वायर इधर आ गया, P1 इधर है ही पॉजिटिव, और H1 माइनस माइनस ओके ये भी प्लस ही रह गया, तो रो जी H1, ठीक है जी, तो यहीं पे लिख देता हूँ यहाँ पे, तो ये हो गया P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ ऑफ रो V
1 square equal to P2 plus rho GH2 plus half of rho V2 square. This is called बर्नौलीज इक्वेशन. आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि प्रेशर, अच्छा इसको क्या बोलेंगे आप जरा समझिए. ये प्रेशर है, ये रो जी H1, ये प्रेशर एनर्जी डेंसिटी. अब बोलोगे प्रेशर एनर्जी डेंसिटी ये क्या टर्म है? देखो जी बच्चों, यहाँ पे ये क्या लिख रहे थे हम लोग, वर्क डन का एक्सप्रेशन है ना, डायमेंशनली ये वर्क डन है यानी जूल है यानी एनर्जी है. हमने इसको क्या किससे डिवाइड किया था? वॉल्यूम से डिवाइड किया था. तो एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम क्या बच गया था? P1. तो P1 इज बेसिकली व्हाट? एनर्जी डेंसिटी, प्रेशर एनर्जी डेंसिटी. क्या बोलेंगे इसको? प्रेशर एनर्जी डेंसिटी. इसी तरह से रो जी H1 में क्या था? रो जी H1 में ये mgh में वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, तो पोटेंशियल एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड किया, तो एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम प्लस ये पोटेंशियल एनर्जी था, तो हम इसको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी. और इसी तरह से ये हाफ रो वी स्क्वायर है ना, तो H1 अभी हटाओ, इसको जनरल लिख रहा हूँ मैं. तो ये भी क्या है? काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी. तो प्रेशर एनर्जी डेंसिटी प्लस पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी प्लस काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी का जो सम है वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, दिस इज कॉल्ड बर्नौलीज इक्वेशन. ठीक है बच्चों, बात समझ आ रही है आपको? अच्छा, इसमें ना एक चीज और करते हैं, इसको और तरह से भी पढ़ते हैं. अगर आप प्रेशर को मतलब पूरे एक्सप्रेशन को रो से डिवाइड कर दीजिए तो प्रेशर हेड कहलाता है. P बाई रो प्रेशर हेड, GH इसमें भी रो से डिवाइड किया था, रो कैंसिल हो गया इसका, तो ये हो गया ग्रेविटेशनल हेड और ये काइनेटिक एनर्जी हेड है ना. तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता. तो ये हमारा बर्नौलीज इक्वेशन है, काफी इम्पोर्टेंट है. और अभी रिसेंट में तो कम ही देखने को मिला है, बट आप पुराने उसमें देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन इस पे हैं. जैसे कि आपको पता है कि फैशन लौट के आता है, साइकिल में चलता है, तो ये वापस आएगा. ठीक है, तो चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका पहले आंसर करते हैं. ये देखिए, वाटर फ्लो कर रहा है स्मूथली. स्मूथली मतलब स्ट्रीमलाइन फ्लो है ना. हॉरिजॉन्टल पाइप, एक हॉरिजॉन्टल पाइप है बच्चों, इसमें कोई भी एंड ऊपर नीचे नहीं है, कोई हाइट नहीं है. तो फिगर शोज काइनेटिक एनर्जी के ऑफ वाटर एलिमेंट. अच्छा इसको ठीक है, ये जो टर्म है ना, ये वाटर एलिमेंट, जितना हम छोटा टुकड़ा लेते हैं उसको बोलते हैं ना लेंथ का एलिमेंट और ये एलिमेंट. तो इस तरह यहाँ पे वाटर एलिमेंट इज द अमाउंट ऑफ लिक्विड जिसपे हम लोग फोकस कर रहे हैं, या वो एलिमेंट्री पार्ट ऑफ द लिक्विड जिसमें हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसको बोलते हैं. तो अब क्वेश्चन देख लीजिए. फिगर शोज द काइनेटिक एनर्जी के वाटर एलिमेंट मूव अलोंग द एक्सिस runs along the pipe. Rank the 3 letters section of the pipe according to the pipe radius greatest first. अच्छा हाँ, ये मतलब इसमें जैसे क्वेश्चन पूछे तो उसमें ये आपको पहले से नहीं पता है कि जो पाइप है वो यूनिफॉर्म है, पाइप वेरिएबल डायमीटर का है, और काइनेटिक एनर्जी से आपको अंदाजा लगाना है कि पाइप का ये जो सेक्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक का, उसका क्या है. फिर उसके 3 सेक्शन आप मान लीजिए, आप ऐसा बोल सकते हैं कि 3 तरह के पाइप को लीनियरली कनेक्ट कर दिया, मतलब सीरीज में. तो अगर काइनेटिक एनर्जी यहाँ ज्यादा है तो इसका एरिया पूछा ना. रैंक द 3 लेटर्स सेक्शन ऑफ द पाइप अकॉर्डिंग टू रेडियस. हाँ, तो रेडियस के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि ए पार्ट का रेडियस बड़ा है या छोटा है. अब इसको बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करने हैं तो पहले तो ये भी सोचना पड़ेगा, और आपको थोड़ा टाइम लग सकता है 11th इसको कि ये सोचने में कि बर्नौलीज इक्वेशन लगाएं कहाँ पे. मतलब कई बार आपको ऐसा लगे, तो कभी भी ऐसी दुविधा हो बच्चों, कभी भी आपको ऐसा लगे कि बर्नौलीज लगाएं कि इक्वेशन सिर्फ क्वांटिटी से काम चल जाएगा, तो आपने बर्नौलीज इक्वेशन लगाना, कोई दिक्कत नहीं है. तो उसमें तो इक्वेशन क्वांटिटी है ही है, तो लगाओगे. तो अगर बाई चांस उससे कोई फायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा, बस एक्सेप्ट टाइम आपको ज्यादा लग सकता है. लेकिन ये थोड़ा जनरल है,
ये आप हर पाइपलाइन फ्लो में आप लगा सकते हो बर्नौलीज का इक्वेशन। बस इतना ध्यान रखना है कि कैलकुलेट करते समय जैसे पाइप, यार ये मेरा फोन चार्ज क्यों नहीं हो रहा है, एक सेकंड। अच्छा ठीक है, तो अब बताओ बच्चों, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी सबसे कम है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ठीक ठाक है, इन बिटवीन। तो पाइप हॉरिजॉन्टल है, देखिए पाइप हॉरिजॉन्टल है तो अब पाइप का ना जो ये वाला पोर्शन होता है ना सेंटर का, जो जिसको क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, उसके हाइट को जैसे सेंटर ऑफ मास की हाइट कंसीडर करते हैं ना, उसी तरह से पाइप में जो सेंट्रल लाइन होती है एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, उसको मानते हैं। तो इसने तो बोल दिया कि पाइप आपका क्या है, मतलब रेगुलर शेप ले लीजिए, बट इसका जो एवरेज सेंट्रल लाइन है उसके डिस्टेंस उन्होंने बोला कि हॉरिजॉन्टल है, तो मतलब सेम हाइट पे। तो इसमें से कौन सा वाला वो नहीं यूज होगा दो जगह पे, क्योंकि हर जगह पे रो जी एच अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मान लीजिए ए सेक्शन है तो यहाँ